स्टार्ट कर दिया मैंने। तो अभी स्टार्ट हो गया क्या? लाइव शुरू हो गई? तो अभी ऑनलाइन आ चुका हूँ मैं। अब कैसा रहता है अब? कितने लोग हैं लाइव में? एक जने अभी लाइव में आए हैं। ठीक है, तो अभी पॉडकास्ट शुरू करेंगे। ठीक है, मैं अभी भी नीचे को लाइव ले लेता हूँ। रिक्वेस्ट भेज दी मैंने, तो अभी थोड़ा पॉडकास्ट शुरू करें, सॉरी पॉडकास्ट शुरू करते हैं फिर। ठीक है, फिर क्वेश्चंस वगैरह भेज देना सब साथ साथ में। हाय निशु, हाय रवि। अच्छा, ऋषभ भी आया हुआ है। ठीक है, ऋषभ भी थोड़ी देर में एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट वगैरह। हाय ऋषभ, क्या हाल है ऋषभ? बढ़िया। हेलो, हेलो रुखसार, गुड इवनिंग। गुड नाइट का टाइम हो रहा है ना मेरे ख्याल से, गुड इवनिंग नहीं हो रही। 9 बज गए हैं। थैंक यू ऋषभ। हाय विन्नी। हेलो सर। वेट। हेलो, एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वेट। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। कि बाकी सबको आवाज आ रही है? हेलो। नेट थोड़ा स्लो चलने लगता है। तो आज का जो पॉडकास्ट है, पहले तो कोई मिस मत करना, ठीक है? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इसमें बात करेंगे आर्ट के करियर को लेके। तो कोई हल्के में मत लेना इसे, ठीक है? काफी जरूरी बातें होने वाली हैं आज। पहले विन्नी जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। ओके सर, आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। ओके। हेलो एवरीवन, मैं विनी वाधवा। अभी रिसेंटली विक्रम यूनिवर्सिटी से नेट जेआरएफ हूँ और नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट्स में क्लियर कर चुकी हूँ और एक बार और नेट भी कर चुकी हूँ। और अभी विजुअल आर्ट्स विद विनी में आर्ट थ्योरी पढ़ाती हूँ सबको। तो बस यही कुछ है। जी, और अपने चैनल के बारे में भी एक बार बता दीजिए आप। इनका एक यूट्यूब ठीक है। चैनल भी है। जब मैंने नेट जेआरएफ 2019 में क्लियर किया था तो उस समय मुझे मैंने ज्यादा लोगों की कोई मुझे गाइडेंस नहीं मिली थी, सीधी बात है। क्योंकि ऐसे मुझे कोई मेरे सीनियर्स भी नहीं मिले थे, ऐसा तो मुझे ये सब बहुत कमी लग रही थी कि हमें एक यूथ कोई जो ऐसा हो जिसने बस ताजा ताजा 1-2 साल पहले ही क्लियर किया हो, उनकी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आज जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग हमारे दोस्त दूसरे हैं, उन लोगों को भी बहुत जरूरत है।
तो बस मुझे ये जरूरत थी, लेकिन जो भी जैसा भी मैंने कैसे तो भी बुक्स वगैरह इनसे करके काम चला लिया। तो बस वो जरूरत जो मुझे लगी थी, मुझे पता था कि आगे लोगों को भी लगनी है, तो इसलिए इसी बेसिस से चैनल को स्टार्ट किया था। और उसमें थोड़ी सी कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज बताई थी। जो मेरा बहुत प्रीवियस वीडियो यही है कि हम प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि जब हम मास्टर्स पढ़ रहे हैं, हम ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, तो वो स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होती है एज कंपेरिजन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और क्योंकि हम्म। हम आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हमें काम करना अच्छा लगता है, लेकिन हम तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास उसको अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं होगा। अर्निंग भी उतनी जरूरी है, तो अभी हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, कैनवस कलर अफोर्ड कर पाएंगे। हम कब तक किसी और से उस चीज को बोरो करेंगे? तो उसके लिए एक कैरियर बनाना जरूरी है, और इसलिए आर्ट एजुकेशन भी जरूरी है। और इसीलिए जब कि आगे जरूरी है कि हमारे ग्रुप, हमारे उसमें भी लोग आर्ट एग्जाम्स क्लियर करें, आगे अपना कैरियर बनाएं, आर्ट में कैरियर बनाएं, कला को छोड़ के दूसरी जगह पे ना जाए अगर आपका इंटरेस्ट वहां पे। तो इसलिए ये चैनल स्टार्ट हुआ था, अप्रोक्स 1 ईयर हो गया है, और काफी सपोर्ट मिला है उससे। अभी भी लोग बहुत, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती क्योंकि कॉलेज का भी ड्यूटी वगैरह इन सब में, लेकिन फिर हम्म। भी बहुत अच्छा लगता है। और आज सर आपने भी इनवाइट किया तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मतलब जो लोगों को अगर जरूरत है और अगर मैं किसी काम आ सकूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बार और बताता हूँ, ये जो पॉडकास्ट हम करने वाले हैं, ये बेसिकली एक तो आपके आर्ट के करियर के ऊपर होने वाला है। फोन बार बार गिर जाता है। आर्ट के करियर के ऊपर होने वाला है एक तो। दूसरा, ये पॉडकास्ट होने वाला है बीएफए, नेट, जीआरएफ, इन सारी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिलेगी। थोड़ा आर्ट हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। सो आर्टिस्टों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है पॉडकास्ट। तो ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, तो वहां ये चीजें आपके काम नहीं आने वाली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सभी मतलब इस चीज को कोई भी मतलब हल्के में मत लो। जैसे कि हम थोड़ा हल्के में ले लेते हैं थ्योरी को। सो वो चीज गलत है। आप एक बार हाँ, थ्योरी को पूरा बहुत पॉडकास्ट हल्के में देखना ले लेते अच्छे हैं, से। और जब हाँ। बात वही है कि क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल में हम थ्योरी समझे तो वो प्रैक्टिकल हम्म, से ही आई है, और वही हमें अगर हम उसको उससे जोड़ के करेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। लोग ये दरअसल ये गलतफहमी हो जाती है कि थ्योरी में मतलब प्रैक्टिकल में थ्योरी का काम क्या है। वही सही बात है। तो लेकिन प्रैक्टिकल आज बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब इक्वल थ्योरी चल रहा ऐसी है ही है। दोनों। हाँ। और वो ये ना कि ऐसा बिल्कुल है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको अगर पिकासो की तरह बनना है, आपको अगर एम एफ हुसैन की तरह बनना है, तो पहले आपको उनकी टाइमलाइन में जाना पड़ेगा। आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। वो आपको टाइम मशीन में बिल्कुल। बैठ के पीछे जाना पड़ेगा। अब टाइम मशीन तो और है वो नहीं हमारे थ्योरी पास ही कि तो हम है। जाए पीछे और जाके पिकासो से मिल के सही आए। बात है। वो तो हमें पूछेंगे भी नहीं, भगा देंगे। तो आप बुक्स के थ्रू पढ़ें। बुक्स के थ्रू उसके थ्रू आप ही टाइम पढ़ में पीछे सकते हैं, जाएं। और ये क्योंकि भी एक आज अच्छी चीज कलाकार, है हम कि कला से हाँ। जी बोलिए। हम कला से भी तो यही बोलते हैं कि अगर आप अच्छा काम तभी कर पाओगे जब आप 10 अच्छे काम देखोगे। और हम 10 अच्छे काम काहे से देख रहे हैं? हम अपनी हिस्ट्री से ही देख रहे हैं। हम अपने जो हम्म। एस्टीम्ड आर्टिस्ट हैं उन्हीं के काम देख रहे हैं, तो हम कुछ कर पा रहे हैं, उसका प्रभाव अपने पे लाके कुछ नया स्टाइल क्रिएट कर पा रहे हैं। जब तक हम पुरानी चीजें नहीं देखेंगे तब तक हम कार्य कैसे कर पाएंगे? और पुरानी चीज ही तो हिस्ट्री है, आर्ट हिस्ट्री है। जी। अच्छा, सभी अपने क्वेश्चंस वगैरह भी भेजते रहना आर्ट से रिलेटेड। सो क्वेश्चन वगैरह जो होंगे वो भी एक बार देख लेंगे सबके। हाँ बिल्कुल। तो एक बार थोड़ा बता दीजिए बीएफए, नेट और जीआरएफ, इन तीनों के बारे में एक बार बता दीजिए आप। ओके। बीएफए तो पता ही है आपको, सर के थ्रू भी बहुत अच्छे हम्म। से पता होगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है। एक कोर्स है, लेकिन मतलब ये एक प्रोफेशनल कोर्स है फाइन आर्ट्स का, ग्रेजुएशन लेवल का। उसके बाद एमएफए होता है। अब जो बोलेंगे कि फाइन आर्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली सीट्स ऐसी है कि हर कहीं सीट्स हम्म। आपको अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। ये बहुत जनरल है, हर एग्जाम, हर कॉलेजेस के लिए, हर कोर्सेज के लिए। तो बीएफए में भी एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें मोस्टली अभी क्या है कि जो 11th 12th में ड्राइंग सब्जेक्ट है, जैसे पहली बात तो हम बोलेंगे इंजीनियरिंग की जो एग्जाम्स होती है कुछ, तो वो उसमें तो कंपलसरी होता है कि आपका 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, तो ही आप उसके लिए दे पाओगे एग्जाम। लेकिन हमारे इसमें बीएफए में ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि हमारा 12th में ड्राइंग सब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत कम जगह पे 11th 12th में ड्राइंग सब्जेक्ट होता है, तो वो बच्चे उससे दूर ना रह जाएं, इसलिए
11th 12th में कंपलसरी नहीं रहता, बीएफए में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 11th 12th में नॉट नेसेसरी कि आपका फाइन आर्ट सब्जेक्ट हो या आर्ट सब्जेक्ट हो, क्योंकि मेरा खुद का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में खुद साइंस की स्टूडेंट थी 12th तक, और 12th तक कोई लेना देना नहीं था मेरा इन सब चीजों से। और उसके बाद देखिए आज ये चीज कि अब मैं उसमें पीएचडी कर रही हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोग यही चीज है कि अगर अभी तक भी नहीं किया है और करने की इच्छा है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, आप बीएफए में। लेकिन अब क्योंकि आप एक बड़े कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो उनको चाहिए कि आप थोड़ा तो ट्रेंड हो, एक फाउंडेशन उनको आपका जज करना है, तो उसके लिए वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल तो बिल्कुल होगा क्योंकि हमें आगे काम भी प्रैक्टिकल करना है, लेकिन क्योंकि जो भी आर्ट एग्जाम्स हो, चाहे वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में हो सिर्फ, और या फाइन आर्ट्स हो, या कोई भी अदर इसका जो फील्ड होता है, अप्लाइड हो, स्कल्पचर हो, दोनों में प्रैक्टिकल सेशन और थियोरेटिकल सेशन दोनों होता है, दोनों पेपर होते हैं। तो इसीलिए हम जब एंट्रेंस लेते हैं तो एंट्रेंस में भी प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों पेपर होते हैं, और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। तो प्रैक्टिकल के बारे में तो काफी लोग जानते हैं, सर ने भी बताया, लेते ही हैं क्लासेस उसमें, तो जो भी उसमें स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशंस और जनरल मेमोरी ये सब आता है। और थ्योरी में भी ऑलमोस्ट मतलब अब जो है लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, मतलब पहले बोलते थे कि जो शायद 11th 12th का, जी 11th 12th का जो राजस्थान की जो बुक्स चलती है पहले थोड़ी सीबीएसई इजी की, आती थी बुक्स, जी बस पहले उसमें इजी से आप क्वेश्चंस पढ़ लो, आते थे। मतलब ओवरऑल आप पेंटिंग पढ़ लो, क्योंकि वो पेंटिंग की बुक होती थी, पेंटिंग पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब मैंने जब, क्योंकि मैंने बीएफए नहीं किया है, मेरा बीए और एमए रहा है, लेकिन फिर भी जब क्योंकि वीडियोस ये सब कर ही है, चैनल पे वीडियोस है बीएफए की, तो जब मैंने उसको रिसर्च किया था तो मैंने देखा कि एक तरह से जो नेट में हमारा टोटल सिलेबस होता है, मतलब पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, अप्लाइड हो गया, ये सारा सिलेबस का एक छोटा फॉर्म आपको एंट्रेंस में पूछ रहे हैं वो लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको वो सब आपको सब उसको नॉलेज लेना पड़ेगा, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मैंने मतलब एक वीडियो भी दिया ही है, उसमें टोटल टॉपिक्स हैं कि आपको क्या क्या पढ़ने रहेंगे, तो वो सारे टॉपिक्स, उसकी बेसिक डिटेल्स, ऐसा नहीं बोल रहे क्योंकि अब नेट और बीएफए एंट्रेंस में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन कहीं तो भी वो कवर सब कुछ कर लेते हैं। जैसे हम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की एग्जाम की बात करें तो उसमें जो सिलेबस होता है वो सिर्फ इंडिया को ध्यान में रख के किया जाता है, इंडियन पेंटिंग्स ऐसा, क्योंकि 11th 12th में शायद वही पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम इनके एंट्रेंस का देखा मैंने, बहुत दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ही शायद, और एक दो बीएचयू वगैरह भी, तो वहां पे अच्छा सिलेबस है, टॉपिक्स उन्होंने बहुत सारे कवर अप किए हैं। तो बस उस टॉपिक को आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम एंट्रेंस क्लियर होगा, तब तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने चाहने वाले कॉलेज में एंट्रेंस वो दे पाएंगे। और अभी आपने बोला नेट जेआरएफ का, तो नेट जेआरएफ एक ऐसा, ये एक थोड़ा सा बहुत आगे की बात है। अगर जो लोग अभी बिल्कुल 12th से हैं, अगर आप लोग मतलब अगर आप बीएफए वाले भी हैं तो फिर भी सोचें कि आप लोग इसको एमएफए के बाद दे पाएंगे, मतलब ये इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर आप समझेंगे कॉलेज टीचिंग के लिए। और उसके बावजूद जेआरएफ क्या है, तो जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। अब इसके बारे में ये है क्या, तो नेट जो है मतलब आपको एलिजिबिलिटी दे रहा है कि आप हायर एजुकेशन में पढ़ा सकते हो, आपको वो एलिजिबिलिटी दे रहा है। प्लस लेकिन सिर्फ एलिजिबिलिटी से क्या काम चलेगा, पैसा भी चाहिए इंसान को आगे, है ना। तो और आगे सिर्फ आप एलिजिबिलिटी ले लो तो फिर डॉक्टरेट कहाँ जाएगा, डॉक्टरेट का क्या कोई वैल्यू नहीं है। तो वो अगर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी में ये अंतर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको एक एलिजिबिलिटी दे रहा है, पात्रता दे रहा है, लेकिन जेआरएफ अगर आप अवार्ड कर देती है यूजीसी आपको, आप नेट के ही मेरिट कहलाते हैं जेआरएफ, तो आपको फिर यूनिवर्सिटी अपने पैसे से पीएचडी करवाती है, वो आपको पे करती है एवरी मंथ एज अ सैलरी, कि आप कहीं और जॉब ना करो, क्योंकि आप एलिजिबल हो गए तो अब तो आप कहीं जॉब ही करोगे ऑब्वियसली। तो वो ये कहती है कि आप जॉब मत कीजिए, आप पीएचडी कीजिए। आपको और मतलब वो चाहते हैं कि इनको और ये एलिजिबल हैं, ये अच्छे कैंडिडेट है, तो इनको और हम पढ़ाई करवाएं, उनको और हायर एजुकेशन में डालें। तो उसके लिए वो पैसा देते हैं आपको, मतलब पे करते हैं कि ताकि आपको जॉब की जरूरत नहीं पड़े और आप पीएचडी कर सकें। तो आपको 5 साल का वो पीएचडी करने का ये हिसाब ये देते हैं। तो नेट की जो एग्जाम है वो आफ्टर मास्टर्स आप लोग दे सकते हैं, मास्टर होगा 55% मिनिमम से, अगर आपका मास्टर्स होगा उसके बाद आप जो है नेट की एग्जाम के लिए मतलब फॉर्म भर सकते हैं।
और आप उसमें अपना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 6% लोग सिलेक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसमें से 1% लोग सिलेक्ट होते हैं जेआरएफ के लिए, ओनली 1% ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें जेआरएफ अगर आपको अवार्ड हो जाता है तो आप उसको फिर वो आपका पीएचडी में एनरोल होते हो और आपका फेलोशिप स्टार्ट होता है। अच्छा, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है? बीएफए एंट्रेंस बोल रहे हैं, नेट बोल रहे हैं? दोनों की। दोनों की, बीएफए में ओके। थ्योरी तो की और उसमें। बीएफए में तो बेसिक जैसे है, बेसिक टॉपिक्स हैं, तो आप मतलब हम्म। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, बीएफए की एक वीडियो भी मैंने दिया था, उसमें मैंने सारे हम्म। टॉपिक्स को एक तरह से आसान भाषा में समझाया था कि ये है कुछ नहीं, हम बहुत बड़ा ले लेते हैं। तो बीएफए के लिए तो एक दो बुक्स, जैसे कि हम बोलेंगे 11th-12th की बेसिक यूपी और राजस्थान में, हाँ। ये 12th में चलता है, 11th-12th में हमारे यहाँ नहीं चलता, लेकिन यूपी और राजस्थान में चलता है। तो उनकी जो बुक्स आती हैं, है ना, डॉक्टर सरोज भार्गव मैडम की बहुत अच्छी हम्म। एक बुक है, सीबीएसई की ही, सीबीएसई एनसीईआरटी जो चलाती है ना, तो आप उन बुक्स को अगर यूज करेंगे तो बीएफए के लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन नेट की बात करें तो हम्म। नेट के लिए तो आप जितनी बुक्स रहेगी और जितने चैनल, जितनी मेहनत है वो कम है। आपको अपनी मेहनत हम्म। लगानी है, मतलब उसके लिए भी ऐसे वो तो खूब डिस्कस करते हैं हम लोग, क्योंकि चैनल पे मेन फोकस नेट जेआरएफ का ही है। तो उसके लिए बस यही है कि आप लोग बुक्स भी प्रेफर करो, बुक से पढ़ते रहो, लेकिन साथ साथ आपको पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पैटर्न के हर 2 साल में पैटर्न्स बदल रहे हैं हम्म। क्वेश्चंस के। इतना हम्म। लेवल जो बढ़ रहा है ना, क्वेश्चंस के क्या लेवल आ रहे हैं, कैसे अरेंजिंग है, तो वो तब तक हाँ। नहीं, अगर आप 10 बुक पढ़ लोगे ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन आपको क्वेश्चन क्रैक करना नहीं आएगा तो आप सब वेस्ट है वो। तो आपको वही चीज है कि उसको साथ साथ करो, इसको कि स्टडी भी अपनी करते रहो, लेकिन साथ में क्वेश्चंस को भी क्रैक करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और सिर्फ रटना नहीं है उसको भी कि ये क्वेश्चन था तो इसका ये आंसर है, ऐसा नहीं रटने का है। हम्म। उस क्वेश्चन को भी पढ़ना है कि उसके सारे ऑप्शंस, उससे आपको पढ़ना है। तो वो चीज मैंने थोड़ी बहुत बताई भी है वीडियोस में कि कैसे आप उसको क्रैक करें। तो वो चीजें, वो स्ट्रेटेजी भी आनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी करना है कॉम्पिटिटिव में। नेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमेशा हम देख रहे हैं कि कट ऑफ बढ़े जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट हम्म। स्टडी करें। और जो अभी बीएफए एमएफए में हैं रनिंग, तो अगर वो अभी हम्म। से स्ट्रेटेजी बना लें, क्योंकि हम तो ये है, हम तो एमए फाइनल ईयर में हमको ऐसा लगा था कि अरे देना है, फिर वो ये बात अलग है कि हमने मेहनत, मतलब जो अपने 2 3 4 महीने लगा दिया, तो वो हम फर्स्ट बार में हो गए क्लियर। लेकिन हम्म। अगर आप लोग अभी हैं, पढ़ रहे हैं, आपको समझ है, हम लोगों का मतलब सहयोग मिल रहा है, तो आप बीएफए एमएफए से ही अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लें कि हमें अगर आगे, आपको अगर टीचिंग में जाना है, आर्ट टीचिंग में जाना है, नहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अपनी पेंसिल के साथ हम्म। खुश रहें। बिल्कुल, ऐसे भी काफी लोग होते हैं, है ना, कि हमारा काम स्ट्रांग है हम्म। तो हमें इन सब चीजों की हाँ। जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आर्ट नहीं। टीचिंग में जाना है, गर्ल्स के लिए बेस्ट होता है ये, तो अगर उसमें जाना है तो आप अभी से थोड़ा सा माइंड सेट रखिए अपना थ्योरी को लेके भी, क्योंकि नेट में, नेट जेआरएफ में प्रैक्टिकल पेपर नहीं होता है, वो टोटल हम्म। थ्योरी होता है। और कट ऑफ बेसिस, जैसे हम्म। कि आप नॉर्मल, हम जानते हैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका वो होता है और फिर आपका कट ऑफ निकलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया किसी का कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बीएफए हम्म। एमएफए करने के बाद बीएड करने की जरूरत है क्या, टीचर बनने के नहीं, लिए? नहीं, ये क्या होता है, जैसे टीचर, अगर आप हम्म। टीचिंग का बोल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो सेंट्रल लेवल के हाँ जी। एग्जाम्स है, उसमें तो वो लोग बीएड नहीं मांगते हैं इन अवर सब्जेक्ट, क्योंकि हम हम्म। मिसलेनियस कैटेगरी सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसमें तो नहीं मांगते। लेकिन एक ये साथ में कहूंगी, कुछ स्टेट एग्जाम्स ऐसी हैं, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी, तो अभी हम्म। तक उसमें बीएड नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि इस साल शायद उसमें इन्हें वो कर दिया है। वैसे ही उत्तराखंड में भी शायद बीएड मांगते हैं, मैं उस एरिया की नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत उसका है। तो वो आपके अगर पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे है तो आपको बीएड मांग सकते हैं, है ना। अभी उनका मतलब, उनका एवरी ईयर उनका थोड़ा सा रूल्स चेंज होता है, तो उसमें अभी मैं एकदम नहीं बोल सकती कि नहीं जरूरत है। लेकिन एक सेंट्रल लेवल, हाँ। नेशनल लेवल से देखें अपन, है ना, तो अपने साथ पूरे मतलब इंडिया के हम्म। लोग जुड़ते हैं, तो उसमें देखें तो उसमें अभी तक बीएड जरूरी नहीं है हमारे सब्जेक्ट। हम्म। अच्छा, एग्जाम को करेक्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं? ओके, मतलब यही नेशनल लेवल एग्जाम्स के ही हम्म। बोल रहे हैं आप ना। ओके, सबसे नहीं, पहली चीज तो मैं है अभी इसमें। मैं
अभी मैं थोड़ा बीएफए थ्योरी की बात कर रहा हूँ कि बीएफए जो थ्योरी होती बीएफए। है उसमें हाँ। हम कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ बीएफए के लिए। ओके ओके, स्पेसिफिकली भी। मतलब तो कैसे, बीएफए के हाँ लिए कैसे हमको, हमें पढ़ना है, क्या बुक्स हमें लेनी है, और किस ठीक स्ट्रेटेजी है से, मतलब किस टाइमलाइन से शुरू करके जाना है हमें। ठीक है, बीएफए के लिए तो मैं यही बोलूंगी आपको, क्योंकि मोस्टली इंडियन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए आप उसमें। हम्म। इंडियन हम्म पेंटिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 11th 12th की बुक्स आपको उसमें मिलेगी, और आप हम्म उसमें बहुत बेहतर तरीके से, एटलीस्ट आपको ये इतना तो बीएफए के लिए ये एजुकेशन होनी चाहिए कि हम प्रागैतिहासिक भारत में कहाँ से आया, कैसे मेडिवल पीरियड में राजस्थान पहाड़ी, ये बहुत बेसिक है। मुगल शैली हम्म कैसे हम्म मिनिएचर्स बने, फिर हम कैसे मॉडर्न में आए, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए, और उसको ये आपको बुक से पढ़ा होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जिस मतलब बोलेंगे कि जिन यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, हम्म। उस हाँ। यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर, या अदर यूनिवर्सिटीज भी, क्योंकि बेसिक्स ही हैं हमारे कुछ अच्छे, तो वो नेट पे भी अवेलेबल होते हैं, मैंने चैनल पे भी पेपर सॉल्व करवाए, तो वो उनके क्वेश्चंस पहले सॉल्व करें। क्योंकि एकदम मैं बोलूंगी कि हम देखिए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम प्रैक्टिकल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इतना टाइम हम थ्योरी के लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो हमको चाहिए कि कम समय में हम कर सकें। तो कम समय में यही है हम्म कि आप जो टॉपिक हैं उनको एक बार अपना एक कैटेगराइज कीजिए, जैसे कि है ना, एक बहुत फर्स्ट फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पेज पे ही मैंने ये वाली चीज बताई थी कि उसको मेन उसमें डिवाइड कर लीजिए। फिर अगर मान लीजिए आप कोई होता है कि आप कोई स्पेशलाइजेशन के लिए दे रहे हैं, मतलब अप्लाइड में दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अप्लाइड को फोकस ज्यादा करें, उसके बारे में डिटेल होना चाहिए। लेकिन अगर आप हम्म पेंटिंग के लिए दे रहे हैं, तो आप जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि अप्लाइड फोटोग्राफी, तो आप उनको साइड रख सकते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि हम एक बेसिक है उनके लिए, तो हम बस पढ़ने आ रहे हैं, तो वो सिर्फ आपका एक हम्म। नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आपको बेसिक्स पढ़ना है। और वो बेसिक्स आपको कुछ 11 12 की बुक्स में मिल जाएगा। प्लस आप पेपर्स जरूर करो अभी, क्योंकि जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है, सिर्फ बुक से भी काम नहीं बन रहा है, हम्म अदर चीजें भी आ रही है, तो वो उसके लिए आप पेपर्स यूज करो। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं, जैसे मेरे अलावा और भी काफी चैनल्स होंगे जिसके वीडियोस आपको शॉर्ट वीडियोस दिख रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स प्रिंटिंग का नॉलेज लेना है, तो आप एक छोटे से वीडियो में उसको देख सकते हो। एटलीस्ट आप उसकी जो उसका एक प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकल प्रोसेस, आप वो समझ लो, है ना। और उसके कारण आप उससे आप थ्योरी क्वेश्चन भी ऐसे ही पुट ऑन होते हैं। नेट के लिए भी हम यही बोलते हैं कि आप वो एक बेसिक्स प्रैक्टिकल चीजें समझ लो, और फिर आप आंसर कर सको। तो बस उससे ज्यादा आप उसको लोड मत लीजिए। मतलब मैं जैसे नेट के लिए बोलती हूँ कि काफी कुछ बुक्स हैं जो आपको डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन बीएफए में आपको एक बेसिक्स लेके चलना है, कि आप एक फाइन आर्ट के स्टूडेंट होने वाले हो, तो बेसिक आपका क्या रहेगा, आपको ये लेके चलना है। तो बस इसी स्ट्रेटेजी जी के जी। साथ आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अब आप थोड़ा नेट के बारे में बता दीजिए, नेट जीआरएफ के बारे में, कि इसकी कैसे करनी है हमें तैयारी, या स्टेट इसकी क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, या इसके लिए अच्छा। क्या बुक्स बेटर रहेंगी। ओके, नेट के लिए तो काफी बुक्स हम्म मतलब हम भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं इतना भी बोलूंगी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मैंने ज्यादा बुक्स से स्टडी नहीं किया था। लोग ऐसा देख के ना डरें कि लोग इतनी किताबें ले लेके हम्म पढ़ते हैं। तो भाई इतनी हम्म किताबें मेरे पास अब आई है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट उस चीज में बढ़ गया है, तो मैं अभी भी परचेज करती रहती हूँ, तो वो चीज अभी आई है। तो आप कुछ बेसिक्स बुक से भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज नेट के लिए बोलेंगे कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव काइंड एग्जाम, है ना। अगर आप चाहें तो इसको बीएफए में भी अप्लाई कर सकते हैं, कि हमें क्वेश्चंस, हमें कुछ नहीं आएगा, हमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, हमें कोई बड़ा बड़ा सा आंसर्स वगैरह नहीं लिखना है। हम वो हमारी सिर्फ स्मार्ट, हम कितने स्मार्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, वो उसका टेस्ट करते हैं, है ना। नॉलेज कितना है आपको, आपने रट पढ़ कितना रहा है, इसकी टेस्टिंग नहीं करते, हमको नॉलेज कितना है ये उसकी टेस्ट करते हैं। तो वही चीज है कि आप सब डे वन से आप अगर जो भी पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस निकालें। आप उसमें हम्म से क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं वो आप पहले निकालें। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ के, मतलब मान लीजिए मेरे हिसाब से मैंने एक प्री हिस्टोरिक का टॉपिक पढ़ लिया, मैंने हम्म अगले दिन मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, तो मैं उस पे गई, मैंने उसको, अरे प्री हिस्टोरिक तो पढ़ लिया, पढ़ के हम दूसरे उसको पढ़ लिया, ऐसे करते करते मैं तो आ गई मॉडर्न तक। लेकिन फिर मैं हम्म। जब प्री हिस्टोरिक उठाया, तो मुझे फिर से वही पढ़ना पड़ रहा है। तो वो चीज नहीं हो, और हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हमारा प्री हिस्टोरिक क्लियर हो गया है, तो वो तब होगा जब आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस निकालोगे।
आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपको वो टॉपिक क्लियर हो ही नहीं सकता। आप कितना भी रट के पढ़ लो पर वो चीज क्लियर आपको नहीं हो सकती। आपको वो क्वेश्चंस मतलब जो है, आप जैसे मान लीजिए कि उसका बेसिक सब्जेक्ट क्या था प्री हिस्टोरिक का, तो क्या था कि शिकार दृश्य था, तो ये आपने तो पढ़ लिया, लेकिन आप जब तक उसको क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे वो आपके इधर नहीं बैठेगा। ये हमारा प्रैक्टिकल अप्लाई कर हमने देख रखा है। आप क्वेश्चंस कीजिए, आपने अब ये तो अपने लिए पर्सनल हमने क्वेश्चन बना लिया। दूसरी चीज है कि आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, भले आप या तो बीएफए एंट्रेंस भी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है 2-4 फ्रेंड्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आसपास लोगों को ढूंढे, मतलब कि अरे यार मेरी ये फ्रेंड नहीं तैयार हो रही, मैं रतलाम में रह रही हूँ तो रतलाम के 4 लोगों अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं ग्रुप स्टडी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता। हम लोग आज जो ग्रुप स्टडी करते हैं तो इंडिया में ऑल ओवर हम 2-4 लोग हैं जो हमारा ग्रुप है और हम स्टडी करते हैं। तो आज तो वर्चुअल हम इतना अच्छे जुड़े हैं, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं अभी, तो वैसे हम लोग बिल्कुल ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। व्हाट्सएप पे देखो आप, टेलीग्राम जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, हम जैसे बहुत लोग हमको मिल रहे हैं कि हमें भी तैयारी करनी है और उन्हें भी करनी है। तो आप एक साथ जुड़ो, आपको जो पता पड़ रहा है वो आप सामने वाले को बताओ और उन्हें जो पता चलेगा वो आपको बताएंगे। आप अपने एक चीज को लेकर डिस्कशन करो, पेंटिंग्स शेयर करो, ये ऐसे जो तैयारी हो जाती है और आपको पता भी नहीं पड़ती। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ इसी चीज से तैयारी हो जाएगी कि सिर्फ आप तो ग्रुप में गप्पे मारते रहो, थोड़ा बहुत बात करते रहो और पेंटिंग, इससे आपकी इतनी बड़ी एग्जाम क्लियर नहीं होगी। लेकिन ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको अपनी लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। जरूर ऐसा नहीं है कि हमें मतलब बस एक ही चीज, एक ही पैटर्न अगर मैंने बोल दिया कि यार ये नहीं, ये सब एक लाइफस्टाइल अपने आप को बनानी पड़ेगी। हमें यूट्यूब के वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, मतलब और भी चैनल्स के हैं, तो थोड़ा सा हम क्या है, हम लेटेस्ट में भी आ रहे हैं क्योंकि हर दिन कुछ चेंज हो रहा है। हम सिर्फ किताबों के बलबूते पे भी नहीं रह सकते। गूगल है आपके पास, आप गूगल कीजिए, हर चीज जो न्यू आर्टिस्ट आपको सिलेबस में, एवरी ईयर नेट जो है अपना सिलेबस में कुछ आर्टिस्ट बढ़ा देता है, क्योंकि बढ़ाएगा ही ना, तो उसको हम कैसे लेंगे? वो हर कोई किताब में थोड़ी मिलेगा आपको, पुराने आर्टिस्ट आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आप गूगल कीजिए, आपके सामने है, आप जितना सर्च कर सकते हो करो, जितनी पेंटिंग सर्च कर सकते हो करो, पेंटिंग्स पर डिस्कशन करो। तो ये वाली चीजें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो हर एग्जाम में काम आती है। मैं सिर्फ नेट के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। प्लस हम जब बोलेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं या जो भी है, तो आप कम से कम अपना एक पैटर्न बनाओ, एवरी डे 1 आवर फॉर मिनिमम, मतलब वो हम बोलेंगे एंट्रेंस, अगर हमने एक दिन निकाल लिया, एक हर दिन हम 1 घंटा बीएफए के लिए पढ़ेंगे। मतलब हम एंट्रेंस की तैयारी करें, अगर आप अभी 12th में हैं तो हम एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए 1 घंटा हम ये टॉपिक, थोड़ा सा बुक ले लूं, उठाऊं, थोड़ा सा पढ़ूं, तो एक वीडियो देख लिया, आज मन नहीं करा एक वीडियो देख लिया, आज मन नहीं करा चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लिया, ऐसे करके। लेकिन आपको वो 1 घंटा अपने टारगेट पे देना है। सेम अगर हम बीएफए में आ रहे हैं, मतलब अगर हम अभी रनिंग है बीएफए एमएफए और हम कोई आर्ट एग्जाम्स के लिए नवोदय विद्यालय केंद्र, तो भी हमें 1 घंटा उसके लिए निकालना है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप बोलोगे कि यार हम बीएफए में भी तो वही पढ़ रहे हैं, तो हम उसके लिए अलग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बीएफए की जो एग्जाम होती है या एमएफए की जो एग्जाम होती है, वो हमको पेपर आता है, कॉपी आती है और खूब घिसना पड़ता है। वो पढ़ाई मेरे हिसाब से तो होती ही नहीं है, वो सिर्फ हम रटते हैं और कुछ तो भी उसमें बीच में कुछ और वर्ड्स लिख देते हैं, कौन सा एग्जामिनर पढ़ रहा है ऐसा करके, और हम कुछ तो बस हमको पेज भर के आ जाते हैं और मार्क्स भी मिल जाते हैं थ्योरी के लिए। ऐसा तो क्या वो पढ़ाई होती है? नहीं होती। और हमको लगता है कि हम पास किए जा रहे हैं, हम मास्टर्स हो रहे हैं, हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन हमारी आर्ट थ्योरी बिल्कुल जीरो रह रही है। हमारी आर्ट थ्योरी लिटरली जीरो रह रही है। जब तक हम उसको एज अ एग्जाम के लिए, मतलब एक कॉम्पिटिटिव या क्वेश्चन लेवल पे हम अगर उसको पढ़ना जब तक नहीं चालू करेंगे, तब तक आपको लग रहा है कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन आपने वो टॉपिक एक्चुअली में पढ़ा ही नहीं है। तो वो आप तभी पढ़ेंगे जब हमें, मतलब हम डेली 1-2 घंटा, जो भी नेट के लिए तो 2 घंटा जरूरी है, मैंने भी निकाला है और आज भी निकालते हैं हम। आज भी हम 1 घंटा कुछ अलग स्टडी करने के लिए निकालते हैं। जैसे आज मैं रिसर्चर हूँ, मेरा टॉपिक कुछ और है, मुझे उस पे काम करना है, मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो मुझे उस पे काम करना है, लेकिन स्टिल मुझे पढ़ना है अगर, तो मैं वो 1 घंटा, मेरी अगर कोई एग्जाम ऐसी टारगेट आ जाए तो मैं वो 1 घंटा 2 घंटा मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो वो ऐसा 1 घंटा निकालिए
कि ना उसमें आपको कोई शादी आए ना पार्टीज आए, ऐसा हम्म। निकालिए। एक चीज और, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए आपने टाइम रख दिया कि हम 9 से 11 हम डेली पढ़ेंगे, तो उसमें एक दिन तो आपकी शादी आ जाएगी किसी की, दूसरे दिन आपको किसी के यहाँ खाना खाने जाना रहेगा, तीसरे दिन आपका फ्रेंड का बर्थडे आएगा, और ऐसे आपकी हम्म। चीज क्या है कि हम तो 2 घंटे पढ़ते हैं भाई, हम 9 से 11 थोड़ा पढ़ रहे ये हैं। भी कर सकते हैं हम कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, अब उसमें क्या हम थ्योरी को टाइम जी नहीं दे सकते, तो आप ये कर सकते हो कि उस मोमेंट पे, उस टाइम पे गाने वगैरह लगाने से अच्छा आप कोई ऐसी वीडियो लगा दो यूट्यूब पे, जैसे आपकी वीडियो लगा दी, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वीडियो लगा दी, अब ऑडियो सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमारा 100% फोकस वहां पे, पर 10%, 2%, तीन कुछ परसेंट तो कुछ तो जाएगा जाएगा। माइंड में। या तो आप पेंटिंग कर रहे हो, साथ साथ में आप साथ में कॉपी रखो अलग से, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपको लग रहा है तो आपने नोट भी कर लिया, तो साथ साथ में बिल्कुल। आपने 1 घंटे की वीडियो आपने सुन ली हो, तो अगर उसका सुन दो ली, परसेंट भी बहुत अंदर फर्क जाएगा, पड़ता है। 3% भी अंदर जाएगा, तो ये होगा आप अपने टाइम को सही से कंज्यूम कर रहे हो, बजाय उस गाने को बिल्कुल रटने के, जो गाना सुन रहे हो और फिर बिल्कुल। पेपर में वही गाना लिख के आने से तो बच जाओगे। सही बात है। बिल्कुल, जैसे हम आप लोग जो अब कोई मेट्रो सिटीज से हैं, तो हम लोग कितना कितना टाइम ट्रेवल हम्म। करते हैं, तो उस समय हाँ। हम क्या करें? तो आप उस चीज को यूज कीजिए, आपके पास तो पूरे टाइम जरूरी नहीं कि आपको किताबें कैरी कर करके चलना है। हम्म। पूरे टाइम मोबाइल में हम देखते हैं सर, टेलीग्राम पे, सिर्फ मैं मेरा ग्रुप और चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, वो पूरी पूरी बुक हमको सॉफ्ट कॉपीज में शेयर कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही कॉज है कि फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, और कुछ हमको नहीं मिल रहा, हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है इस चीज हम्म। से, आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बस यही है कि हमें जो हमें प्रॉब्लम आई वो लोगों को नहीं हो। तो हम मेरी बुक में अभी आधे से ज्यादा, मतलब अगर मुझे कोई बोले कि ये वाली बुक मुझे प्रोवाइड कर दो या ये स्टडी मटेरियल, मैं तुरंत अपने मोबाइल से उसको दे देती हूँ, क्योंकि उसका हम्म। कारण ये है कि आजकल इतना सब कुछ डिजिटल, बिल्कुल हमारे मोबाइल में ही तो सब कुछ हो गया है। तो आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं भी फ्री बैठे हो, तो आप उसको यूज कीजिए, आपके मोबाइल तो हमारे सामने पास 24 घंटे रहता है, तो हम उसको यूज करें। कोई भी टाइम हम्म। हमें बोर लग रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, तो हम उस वीडियो को चला लें, मैं भी ऐसा करती हूँ और करती थी, तो इसलिए यही चीज शेयर कर रही हूँ कि आपको ये चीज करेंगे तो स्मार्ट स्टडी होगा। ऐसा नहीं कि हम वही तो। 24 घंटे किताब लेके बैठे हुए हैं, घिस रहे हाँ। हैं, बोर लग रहा है, नहीं, वो आपको फिर आदत हो जाएगी। ये आज आदत बन गई है, आज कोई एग्जाम नहीं है हमारे सामने, फिर भी हमको ये है कि हमको बुक खोलनी है, क्यों? क्योंकि आदत बन गई। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरा सिर्फ ये किताब ही भी है ना कीड़ा हूं। कि आप आर्टिस्ट हो, आप आर्ट पढ़ रहे हो, तो आप उसको हिस्ट्री की तरह मत देखो, स्टूडेंट गलती करते हैं, हिस्ट्री की तरह देखते हैं उसको, बोरिंग हो जाती है फिर वो, बिल्कुल जब बिल्कुल हम हिस्ट्री वर्ड जोड़ देते हैं। बिल्कुल। आप सोचो ना, आप ये सोचो कि आप उस, आप एक तरह से टाइम मशीन में बैठ के उस टाइम में हो, उस चीज को उसी तरीके से देखोगे, फिर वो थोड़ा सा इंजॉयबल हो जाएगा आपके लिए, थोड़ी कहानियां क्रिएट कर बिल्कुल दो अपने बिल्कुल। माइंड के अंदर ही। वही दूसरा ये कर कहानी, सकते मैं हैं जैसे सबसे कि, चीज हाँ। बड़ी चीज बोलती हूँ कि उस चीज को आप कहानी समझो ना, आप जियो उसके साथ। एक बहुत अच्छा हाँ वही। एग्जाम्पल है सर, हम लोग जो यूरोपियन आर्ट पढ़ते हैं, उसमें आर्ट मूवमेंट्स आपने सुना होगा, जैसे कि तो इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्रेशनिज्म में एक आर्ट जी जी। मूवमेंट था। तो मुझे भी मेरे ही किसी हम्म। फ्रेंड ने बताया है कि आप इम्प्रेशनिस्ट की 3 मूवी है, मतलब हाँ, बीबीसी की मैं वही तरफ से। वही वही आ रहा था, मैं 3 मूवीज हैं ये जो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल हैं। ऑसम, मतलब उसमें आप जो पढ़ रहे हो, आप जो काम सुन रहे हो, देख रहे हो फोटो में, आप उनके साथ जी रहे हो उस मूवी में, हाँ। कि वो कैसा था। और अब क्वेश्चन, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि अगर इम्प्रेशनिस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उनका पर्सनल भी, कि वो ऐसा जॉली नेचर हाँ किसका वही। था और बहुत हम्म। एनोइंग नेचर किसका था, तो हम बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पिक्चर देखी है, हमें मजा पिक्चर आया देखिए। उसमें। और बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। तो अगर इस तरह की चीजें हम ढूंढेंगे, जैसे हम बोलते हैं, बहुत लोगों को क्वेरीज है कि आर्टिस्ट को कैसे पढ़ें, तो आप आर्टिस्ट, बहुत हाँ, आर्टिस्ट की बायोपिक्स हैं, आप उसको पढ़ो। और आप अगर इस बुक्स पे भी पढ़ शायद रहे हो तो बुक्स। मैंने भी जी। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी इस पे, कि कौन कौन सी अच्छा। मूवीज आप देख सकते हो आर्टिस्ट के लिए, आर्ट जो आपके जी आर्टिस्ट्री जी। को भी अच्छा करेंगी, तो वो भी देख सकते हो आप। इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत सारी और मूवीज मिल सबको जाएंगी। लगता है कि अरे, अब जैसे मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हम्म। काम, ये चीज हमारे कैसे काम आएगी, सबको ऐसा लगता हाँ है। वही। लेकिन वो आपके कहाँ काम आ जाएगी, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि नेट में होता ही है, तो जब आपने मूवी देखी, आपके दिमाग में मूवी, आपके दिमाग में पिकासो की इमेज बन गई, तो जब आप पिकासो को पढ़ोगे बुक के अंदर, तो वो मूवी चलने लगेगी और वहां से सीधे कनेक्शन बैठेगा, तो आप सीधे उसके सेम बुक के सेम। अंदर ही चले जाओगे फिर, वो सही अलग ही बात है। इंटरेस्ट बढ़ जाता है आपका, सीधा साधा ये हिसाब होता है। ये सही बात है। नेम कोई पूछ रहा है नेम क्या है नेम क्या मूवी है के, मूवी हाँ। की?
द इम्प्रेशनिस्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा अलग अलग है। तो उसमें मतलब क्लाउड मॉनेट जो हम बोलते हैं वो फादर ऑफ इम्प्रेशनिस्ट हैं, मतलब इम्प्रेशनिज्म को लाया ही उनने। तो वो पूरी मूवी को मतलब वो बहुत एजेड हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन सब में सबसे लॉन्ग लाइफ जी हैं। तो वो स्टार्ट ही ऐसे हुई है कि उनने अपनी स्टोरी सुनाई है कि वो कैसे एज ए स्टूडेंट लाइफ से लेके उनका कैसे कैसे उनके फ्रेंड्स मिले, कैसे इम्प्रेशनिस्ट ग्रुप मिला, कैसे फिर इम्प्रेशनिस्ट के बाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आए जो पॉल सीजन वाला टाइम है। तो सीजन ने कैसे अपने आप को कहा कि मैं आई एम नॉट एन इम्प्रेशनिस्ट, मैं आप लोग जैसा नहीं हूं, मैं आपसे अलग हूं, मैं अपना अलग हूं, ठीक है मेरे अंदर आपका प्रभाव है लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूं, ऐसा वो लड़ लिए थे। और फिर कहते हैं कि उन्हें पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट बनाई। तो वो काफी मजा आता है और हम उस चीज को एंजॉय हम्म। करते हैं इस चीज को। तो वो आपके दूसरा, लिए एक तो यूजफुल रहेगा। इम्प्रेशनिस्ट की मूवी हो गई आपकी, 3 पार्ट हो गए इम्प्रेशनिस्ट मूवी के। तीसरा पिकासो की मूवी देख सकते हो। मूवी नहीं, जैसे हम्म। सीरीज है वो मेरे ख्याल से 10 एपिसोड की। तो नेशनल ज्योग्राफी पे अच्छा, आती थी पहले, तो आप वो देख सकते हो। मैंने उसका और कुछ बस ऐसा वो देखा है, शॉर्ट्स देखे हैं ज्यादा, मतलब जो ऐसे छोटे वीडियो। मैंने स्पेशली उसका इम्प्रेशनिस्ट भी मेरी अभी खत्म हुई है क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। तो मैंने वो देखा और लिटरली बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था वो, और इसलिए आज लाइव में शेयर कर दिया ताकि ये लोगों को भी पता पड़ेगा। तो आपको हाँ, जो इतना हैवी चीज लगता है कि यार हम कैसे याद करेंगे, तो वो उनके लिए बहुत इजी रहेगा। और तीसरा आप जैक्सन पोलाक की मूवी देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। जैक्सन पोलक। हाँ। और यही तीसरी। इन्हीं से तो क्वेश्चन पुट ऑन हो रहे हैं, हर हम्म। एग्जाम्स में यही आ रहे हैं। और बहुत आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो वो कुछ भी वो आपका मतलब आपने को कितना याद है। आजकल सर ऐसा फेस हो गया है कि वो आपसे ईयर वाली चीजें बहुत कम पूछ रहे हैं कि कौन से साल में ये चीज हुई थी, पहले आता था है ना। लेकिन हाँ। आजकल जो अच्छे लेवल के एग्जाम है वो आपसे एक बहुत एक तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किसने अच्छा, ऐसा ईयर्स से कहा याद था, आया ये वाली चीज। कि जी सर। ईयर्स ईयर्स के अंदर जैसे कि ईयर्स आते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा पंगा यही होता है स्टूडेंट्स में, ईयर्स याद नहीं आते, सब कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये चीज तो मेरे साथ भी होती थी कि पढ़ रहे हैं तो वो ईयर कौन सा वो ईयर था और दूसरा कौन सा ईयर था, सारा मिक्स हो जाता था आपस में। और तो सर बच्चों को फर्रे एक्चुअली बनाने नेट में पड़ते हैं ऐसे इस चीज के क्वेश्चंस लिए। बहुत आते हैं। नेट में क्या है कि आपको हाँ। वही है कि आपको अरेंज करना है टाइम से। ये एक कैटेगरी है टाइम, और उसमें सब फंसते हैं, सब अच्छे खासे फंसते हैं। हाँ। तो उसका हाँ। यही है कि आप अगर दिमाग में कहानी लेके चलोगे, चाहे वो इंडियन आर्ट हो हम्म। चाहे वो वेस्टर्न आर्ट हो, तो आपको एटलीस्ट अप्रोक्स टाइम याद होगा। और मेन चीज अप्रोक्स टाइम अगर याद है ना, तो एग्जैक्ट के हम्म। 1826 है, ये आपको एग्जैक्ट किस चीजों में होती है, एग्जैक्टनेस जो पूछते हैं कि जैसे पैक कब डेवलप हुआ, तो 1947 ये है, अब उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इन चीजों में हम्म। पूछेंगे। बट अगर जैसे हम पूछेंगे कि इम्प्रेशनिस्ट का टाइम बताओ, तो आपको वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट ईयर पूछें, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। हम्म। हमें भी ये है कि वो हम्म। 1844 से हुआ या अप्रोक्स इस समय से इनने घोषित किया था। तो आप उसको 19th सेंचुरी ले सकते हो, मिड 19th सेंचुरी ले सकते हो, हम्म। लेकिन आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए कि रियलिज्म के बाद इम्प्रेशनिस्ट आया, देन मतलब हाँ, वो तो जब है। हम 20वीं शताब्दी में कदम रखे तो पिकासो का टाइम था, तब क्यूबिस्ट आया। तो ये वाली चीजों का नॉलेज जरूरी है, और ये तभी होगा जब उनको कहानी की तरह हम चलेंगे। सर मैंने चैनल पे 2 टाइमलाइन के जैक्सन वीडियोस बनाए वो। गौरव जैक्सन जैक्सन जी। पोलाक है, गौरव जैक्सन पोलाक, इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। जैक्सन पोलाक आप सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। हाँ, एक्शन आप बोलिए पेंटर अब। कहते हैं इनको। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में इन्हें कार्य किया है, मतलब इनके हैं वो स्टार्ट हुए हैं। और हम्म। मतलब एक बोलेंगे ना एक्सप्रेशन, मतलब उनने जो सेल्फ एक्सप्रेशन वही है उसको ऊपर तो रखा था। पिकासो ने क्या बोला था इनके बारे में, जैक्सन पोलाक के बारे में, मूवी में देखा था मैंने कि ये तो जी। क्या पेंट वेंट छिड़कते हैं, कोई आर्ट होती है वाला। तो हाँ पिकासो के वही साथ वही। थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने बोला था कि जब हमने शुरुआत करी थी हमारी आर्ट को भी ऐसे ही बोलते थे सब। सही बात है। या जॉर्ज ब्रैक। हाँ। तो आपको कहीं ना कहीं जब मूवी देखते हो ना, आपको यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी एक दूसरे से करते थे, बुराई करते थे एक दूसरे की। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ। जब सर एक्सप्रेस मतलब इम्प्रेशनिस्ट का जब ये सलोन में वो लगा था ना, कहते हैं अपन एग्जीबिशन, तो जब हम्म। क्लाउड मोनेट आए थे और एडवर्ड मानेट उस समय हम्म। आर्टिस्ट थे, सिर्फ इनके जो हम्म। सरनेम में सिर्फ एक वर्ड का अंतर था, इट्स मानेट, और वो थे मोनेट। हम्म। तो जब क्लाउड हम्म। मोनेट की फर्स्ट पेंटिंग को मतलब बहुत अप्रिसिएशन थोड़ा मिला था ना,
तो मानेट को गुस्सा आ गया था, मतलब क्योंकि लोग उनको बधाई दे रहे थे इस चीज में कि अच्छा अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और जब उन्हें ध्यान से देखा तो वो मानेट नहीं था, वो मोनेट था। तो उनको गुस्सा आ गया था कि कौन है जो मेरे नाम का फायदा ले रहा है सिर्फ एक लेटर बदल के। तो वो भी मतलब कि बहुत होता था इन लोगों में भी, और शायद इसी से इनका आगे टाइम चलता गया था ऐसा। ठीक। और थोड़ा करियर के बारे में बताइए, जैसे कि अब बीएफए हमने कर ली, ये सब चीजें हमारे हमने कर जी, ली, तो अब हम करियर कैसे बना सकते हैं आर्ट में? बीएफए बीएफए में कर या लिया एमएफए तो में क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है टीचर ठीक डिग्री है। के अब बाद? आर्ट कैरियर में देखिए, हम्म। एक तो फ्रीलैंसिंग है। हम मतलब अगर हम्म। आपको फ्रीलैंसिंग कार्य करना है तो आप एग्जीबिशंस में पार्ट लीजिए। आपको अगर आर्टिस्ट ही बनना है तो आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स हैं, ललित कला हम्म। एकेडमी है, हम्म। आप उनके फेलोशिप्स और इन सब चीजों में अपना मतलब फॉर्म होते हैं। उसमें भी जैसे स्टूडेंट लेवल की फेलोशिप अलग होती है, जूनियर आर्टिस्ट की अलग होती है, सीनियर आर्टिस्ट की अलग होती है। तो आप उसमें फिर फॉर्म भरें, अपना काम दिखाएं। आपको काम काफी करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ आप सिर्फ फ्रीलांस पे जा रहे हो, आपका काम सिर्फ हम्म। पेंसिल चलाना है, आपको थ्योरी वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपना कंप्लीट डेडिकेशन उसी पे देना है। तो आपको काम काफी करके कुछ नया करके, आपको जब आप अपना जो बोलेंगे अपना पोर्टफोलियोज वगैरह बनाएंगे, वो बना के उनको सबमिट करते हैं, फिर आप अगर पास होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेम काइंड ऑफ फेलोशिप के लिए। स्टूडेंट लेवल की अलग होती है, और है ना 5,000 से 10,000 20,000 मंथली ऐसे करके होती है। तो आप उसमें काम कीजिए, फिर वहां पे आप ऑब्वियसली इंटरेक्ट होंगे, आपको समझ आएगा आगे किस दिशा में कार्य करना है, हमें एग्जीबिशन में पार्ट लेना है। तो आप ये वाली चीजें उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक एक करियर तो ये आर्टिस्ट वाला हो गया। दूसरा करियर टीचिंग वाला हो रहा है, आर्ट टीचिंग। ठीक है। तो आर्ट हम्म। टीचिंग में हम क्या है कि अगर आर्ट टीचिंग के लिए सबसे पहली जरूरत है, वैसे अगर हम अकेडमीज में जा रहे हैं फेलोशिप के लिए उसमें भी डिग्री जरूरत है, लेकिन अगर हम आर्ट टीचर्स और इसमें होती है, जैसे आप लेवल से आप केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी टीचिंग के लिए उसका प्रिपेयर कर सकते हो आप। अब बात आ जाती है कि आप बीएफए हो, अगर अगर आप सिर्फ बीएफए हो तो आप नवोदय के लिए एलिजिबल हो। नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में आपको 5 ईयर डिग्री मांगते हैं, तो वो हम्म। शायद एमएफए को भी कंसिडर करते हैं। तो आप उसमें प्रिपेयर करो। तो अब ये बता दूं, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट जो आपके दिल्ली के लोग हैं, तो डीएसएसपी की एवरी ईयर टीजीटी पीजीटी वैकेंसी निकलती है, तो आप उसमें भी फिर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक चीज बता दें कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, थ्योरी ही एग्जाम होता है। नेट का छोटा लेवल ले लें तो उसके लिए आपको मतलब कंपटीशन फेस करना है, तो उसी तरीके से तैयारी करनी है जैसे कि हम जेआरएफ के लिए करते हैं, नेट के लिए करते हैं। तो उसमें आपको थ्योरी पे बहुत फोकस करना है। तो आप अगर थ्योरी एक बार एग्जाम क्लियर कर दोगे तो आप आर्ट टीचर्स पे लग जाते हो, और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी गवर्नमेंट बेसिस पे रहती है, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। उन लोगों के लिए ये बात है कि जो कहते हैं कि कला से आप क्या करोगे, पेंसिल चला के आप क्या करोगे, हम्म। आपको कोई नौकरी मिलेगी? तो बिल्कुल हमें हमारी फील्ड में भी वैसी नौकरी मिल सकती है जैसे हम अदर सब्जेक्ट में, हमारी फील्ड में भी पीएचडी हो सकती है। जैसे कि हम लोग आज हम्म। हम हैं, तो भाई जरूरी नहीं है कि मैथ साइंस उसी में आप डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं, आप अपने ड्राइंग में भी पीएचडी तक जा सकते हैं। तो ये सब तो बहुत छोटी चीज है, तो आप वो सब कर सकते हैं आर्ट एजुकेशन को भी फॉलो करके। तो द ये आप पेंसिल टीचिंग डिजाइन आर्ट का एक क्वेश्चन है। आई हैव डन 5 years BR and I have done MA drawing and painting। कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट। पेंटिंग फ्रॉम RMTU ग्वालियर। आई एम एलिजिबल फॉर नेट GRF एंड PhD। बिल्कुल। बेसिकली पूछ रही है कि ये नेट GRF के लिए और हाँ, PhD के लिए एलिजिबल है तो कि नहीं। नेट जेआरएफ यही बोलता है। आप एक चीज और हम्म। समझें कि जरूरी भी नहीं है कि नेट जेआरएफ ये मांग रहा है कि आप एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग हो या एमए फाइन आर्ट्स। आज हम्म। आप अगर अपने एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो भी आप नेट जेआरएफ की एग्जाम दे सकते हो। उनकी एलिजिबिलिटी में है कि उनको सिर्फ मास्टर्स चाहिए, इन हम्म। डिजायर्ड हम्म। सब्जेक्ट ये नहीं चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो आज अगर, क्योंकि अगर आपके पास ये है कि हमको, हम आर्टिस्ट हैं, हम कला अच्छे से करते हैं, तो आप नेट जेआरएफ देना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है।
ये जरूरी नहीं है कि हमने काय में किया है। तो आप तो एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग है, आप बिल्कुल नेट की एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। और पीएचडी अगर आपको मतलब जेआरएफ नहीं हो, आप नेट नहीं हो, तो आप पीएचडी भी अगर करना चाहते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दीजिए, मतलब जहाँ सीट्स हो अप्लाई कीजिए, एंट्रेंस दीजिए, और उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए तो एलिजिबल हो बेसिकली सकते इनका क्वेश्चन एक ये भी है कि अगर एमए अगर इन्होंने किसी और सब्जेक्ट से कर रखी है तो क्या ये जी। पीएचडी आर्ट से कर सकते हैं? पीएचडी आर्ट से कर सकते हैं? नहीं, पीएचडी के लिए तो शायद हम्म उनको सब्जेक्ट की हम्म जरूरत पड़ेगी, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है ऐसा। हम्म लेकिन पीएचडी के लिए ड्राइंग के सब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ेगी। आपका सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए ऐसा। हम्म अगर लेकिन आप नेट एग्जाम दे रहे हो तो नेट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अगर आप मतलब मान लो चाहते हो कि यार मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है लेकिन मैंने मास्टर्स नहीं कर रखा है, तो क्या अगर मैं हम्म नेट की तैयारी करूं, मैं एलिजिबिलिटी ले ली मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ा सकती हूँ। तो ये वाली चीज एक मेरे लिए हो सकती है कि जब मेरा आर्ट इतना अच्छा है, मान लीजिए बहुत अल्टीमेट ड्राइंग है, लेकिन अब मैं कैसे किसी कॉलेज में पढ़ाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास डिग्री है ना कुछ, तो अगर मेरे पास नेट हो हम्म। जाता है तो कोई डिग्री नहीं जी पूछेगा आपसे, यू आर एलिजिबल। जी जी। अच्छा, थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं। हमने टिप्स के ऊपर बात कर ली, बीएफए के ऊपर बात कर ली, ठीक है, कि बीएफए में हमें कैसे कैसे करना है, करियर ऑप्शंस के ऊपर हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, एक क्वेश्चन रह रहा है कि जो बेसिकली जिन लोगों ने, जिनका मतलब बीएफए वगैरह एमएफए जो लोग नहीं कर पाए, ठीक है, अब वो लोग क्या कर सकते हैं? उनके लिए बीएफए क्या क्या एमएफए ऑप्शन ना खुल कर, जाते हैं? हाँ, वो लोग जो डिप्लोमा मतलब कोर्सेज कोई अगर, और डिग्री कर जी, लिए, कोई और कोर्सेज कर लिए, तो वो लोग क्या क्या कैसे अपने अगर करियर दे आर्ट में बना वांट सकते कि हैं? कुछ एलिजिबिलिटी हो ऐसा ना। मतलब हाँ, डिग्री वगैरह तो कर रखी है, जैसे एमए कर ली, किसी ने किसी सब्जेक्ट में कर रखी है, किसी ने किसी सब्जेक्ट में कर रखी है, ठीक है, बट अब ठीक वो है। बीएफए एमएफए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हम्म, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब कर रखा है। जी जी तो जी। वो आर्ट में कैसे करियर बना सकते हैं? कैरियर बनाना है तो जैसे एक तो ये चीज हो गई हम्म थी अपनी कि अगर आप कॉलेज टीचिंग करना चाहते हो तो आप नेट दे दो। हम्म लेकिन हम्म अगर आपको हम्म ये है कि हमें नहीं इच्छा है, बहुत लोग होते हैं ऐसे, मुझसे भी बहुत पूछे कि हमें हम्म कुछ सीखना है तो क्या, अब जैसे मैं एमए हूँ तो क्या मैं बीएफए में हम्म। एडमिशन ले लूं वापस से, ये वाली चीज हाँ, आती है। वही वही तो वही अगर ऑप्शन आता है आपको फिर। मतलब आप ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे, हम्म अगर आपको एक तो सीखना है जस्ट फॉर नॉलेज रखना है, हम्म दूसरी चीज अगर आपको कैरियर भी बनाना है, कहीं हम्म कहीं प्राइवेट जॉब करनी है, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए होगा कि आपको पता चले कि आपने ट्रेनिंग ले रखी है। कैसे बताएंगे हमें, भले हमारा हम्म काम है, हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमको कुछ तो, हमारा उनके पास भी, उनको भी चाहिए पेन पेपर के लिए। तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत सारे जी। मतलब सिटीज में होता है, हम्म। 1 ईयर डिप्लोमा होता है, 2 इयर्स टू गवर्नमेंट ईयर करवाती है, डिप्लोमा। जैसे कि जीडी आर्ट्स है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, तो वो 2 साल का एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, तो आप ये हम्म कर सकते हो। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, हम आर्ट काम अच्छा कर रहे हैं, ये कोई डाउट नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो में भी हम्म दिख गया। लेकिन अगर हमको कहीं आगे सिखाने के लिए अप्लाई करना है, तो हाउ टू हम्म टीच में तो सबसे पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट आते हैं, स्टिल लाइफ आ हम्म जाता है, मेमोरी ड्राइंग, बच्चों को तो हम्म हमको यही बताना होता है पहले, तो वो आप हम्म कैसे सिखाओ। आपका काम है, ठीक है, आप पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बना रहे हो, तो क्या हम सबसे पहले स्टार्टिंग के बच्चों को पोर्ट्रेट तो बनाना सिखाएंगे नहीं, कैसे आप हम्म बाकी चीजें कर रहे हो, तो वो उसके लिए एलिमेंट्री इंटरमीडिएट बहुत हेल्पफुल एग्जाम है, आप वो दे सकते हो। और कोई जैसे कि हम बोलेंगे कि अगर आपको कहीं अप्लाइड एनिमेशन इसमें इंटरेस्ट है, तो आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये काम करवा रहे हैं, प्राइवेट जी। कोर्सेज, डिस्टेंस कोर्स दे रहे हैं, इग्नू से भी होता है, तो आप वो चीजों हम्म को अफोर्ड वो कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। जैसे कोई वर्किंग वुमेन भी हैं, वो भी चाहते हैं कि हम्म भाई हम कैसे करें, हमारी हम्म। इच्छा है लेकिन हम अब कर नहीं सकते, कैसे हम वापस हाँ, डिग्री वही। में लेंगे, तो आप वो उस चीज में जा सकते और बुक्स क्या क्या रीड कर सकते हैं, बुक्स क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें? हैं। ठीक है, मतलब एक जस्ट फॉर नॉलेज वाली चीज है, हाँ तो कुछ हाँ। बुक्स ऐसी आती हैं कि अब जैसे ये एक मेरे पास ही अभी पड़ी थी, ये ऐसे इंडियन पेंटिंग करके, तो ये बुक्स क्या है, ये बुक्स हम्म एग्जाम बेसिस पे नहीं बनी होती है, ये एक रेफरेंस बुक हम्म होती है। मतलब जैसे आज मैं भी हम्म रिसर्चर हूँ, आजकल को मैं कोई बुक लिखूंगी तो मैं ऐसी बुक नहीं लिखूंगी जो एग्जाम के लिए काम में आए, ऐसा नोट्स जैसी नहीं लिखूंगी, मैं एक हम्म। कॉन्सेप्चुअल बुक लिखूंगी, किसी के व्यूज हाँ, बताऊंगी, वही। अपने व्यूज लिखूंगी उसमें, तो वो बुक्स अलग होती हैं।
वो बुक्स आप एग्जाम के लिए प्रेफर नहीं कीजिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट रहेगा आपका। आप हाँ पढ़ेंगे वही। ठीक है, उसमें लिखना सही रहेगा, लेकिन एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इसमें कलर्स क्या हम्म। यूज हुए थे, तो ये वाली चीजें आपको उन्हीं बुक्स में मिलेगी जो बेसिक मतलब जो एग्जाम्स के लिए लोग यूज करे आ रहे हैं। तो वो आप जैसे अगर ये ऐसी बेसिक्स बुक्स आपको बहुत मिल जाएगी, इंडियन पेंटिंग हो गया, इंडियन स्कल्पचर्स के लिए हो गया, या आपको मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट्स का लेना है तो ये सब ऐसी बुक्स आपको बहुत मिल जाएगी। लेकिन बात करें एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए कुछ बुक्स हैं अच्छी, जो कि मैंने शेयर भी करी है, बिल्कुल ऐसे ही पूरा वीडियो बना के उसमें उसकी फोटोज वगैरह पूरी इंडेक्स सब शो किया है। क्योंकि हर कोई ये रहता है कि हम पहले देख लें कैसी है बुक फिर लें, है ना, क्योंकि वो हम्म। बुक कैसी आएगी हमें नहीं पता। लेकिन अब मेरे पास है वो बुक्स, तो मैंने वही कि आपको ये सहूलियत हो जाए एटलीस्ट कि हम आपको उसका इंडेक्स और ये सब दिखा दें, क्या कंटेंट है उसका, ये सब। हाँ, आपने तो वीडियो बना रखी है है इसके कुछ ऊपर बुक्स। बेसिकली ना? हाँ जी, बुक्स पूरी वीडियो है, तो हाँ। मैं बेसिक फिर भी बता देती हूँ। जैसे लोकेश शर्मा की बुक है इंडियन पेंटिंग, हम्म। दोनों हिंदी इंग्लिश हम्म। दोनों में है, वो आप बीएफए वाले भी हम्म। यूज कर सकते हो। पूरी वो मतलब वो बुक को मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं भी पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो वो बोलते हैं जबकि आप डिस्क्रिप्टिव अगर नोट्स बनाना है मैम, तो उसके हम्म। लिए भी मैं बोलती हूँ कि नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो बुक ही अपने आप में नोट्स, वो पूरी नोट्स जैसी बुक है, ऐसी बनाई है उन्होंने। तो वो इतनी अच्छा कंसाइज फॉर्म में, संध्या केतकर की बुक है अच्छा। वेस्टर्न और अच्छा। इंडियन आर्ट की इंग्लिश में। तो बहुत कुछ कुछ बुक्स हम्म। तो बहुत अच्छी है। डॉक्टर रीता प्रताप मैडम की बुक है, वो मतलब वो नेट के लिए वो तो बहुत हम्म। अच्छी है, इतनी डीप में है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सब एग्जाम लेवल की बुक्स हैं जो आपको डीप में भी ले जाएंगी, और आपके पॉइंट्स आपको हर उसमें आंसर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बुक्स के मतलब आप कोई पेपर से क्वेश्चन सर्च कर रहे हो, आपको हम्म। वो आंसर भी मिल जाएंगे उसमें। तो ये बुक्स अलग हैं, लेकिन अगर कोई जस्ट फॉर नॉलेज पढ़ना चाहता है, जस्ट फॉर नॉलेज तो बहुत बुक्स हैं, आप कुछ भी लो वो आपके लिए यूजफुल है। उस समय हम्म। क्या था, टाइमलाइन को भी बहुत अच्छे से लोगों ने अलग अलग डिस्क्राइब कर रखा है, तो वो हमारे अच्छा। और बेसिकली डिग्री वर्सेस सेल्फ थॉट बहुत होता है ये, कि बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो सेल्फ थॉट होते हैं और बहुत से होते हैं जो डिग्री वाले होते हैं। अब स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि डिग्री करें या ना करें, या सेल्फ थॉट बन जाएं। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज रहेंगे? अच्छा, मेरे ये व्यूज हैं, क्योंकि मैं तो डिग्री हम्म। वाली हूँ, तो बिल्कुल उसके तरफ उसने हम्म। मेरी लाइफ चेंज करी है। बिल्कुल, आज भी हम्म। मेरे एजुकेशन ने मेरी लाइफ, आर्ट एजुकेशन ने मेरी लाइफ हम्म। चेंज की है, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत अजीब सी थी। हमने बताया जैसे ट्वेल्थ हम्म। तक मेरा पीसीएम था, साइंस मैथ्स का, और ट्वेल्थ में मैंने हम्म। 90% स्कोर किया था सीबीएसई से। तो हम्म। जब मुझे कन्विंस करना था मेरी फैमिली को, मेरे फादर को, कि मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे बीए में, उस समय हमारे यहाँ हम्म। बीएफए भी नहीं होता था, मैं रतलाम जगह से हूँ, तो मतलब कम छोटी जगह है, तो वहाँ बीएफए नहीं होता था, यहाँ सिर्फ बीए होता था, और उसी में ड्राइंग सब्जेक्ट हम्म। होता हम्म। था। तो बस, और मेरे को उस समय बाहर जाना अलाउ भी नहीं था। तो वो चीज थी कि उसमें मैंने कन्विंस किया, तो सब लोग मुझे पागल बोल रहे थे, लिटरली वो मुझे पागल हम्म। बोल रहे थे, क्योंकि आपका सीबीएसई साइंस 90% है, तो हाँ आपको हाँ हाँ। इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, जेई के लिए हम्म। प्रिपरेशन हम्म। करनी हम्म। चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम्म। मतलब मेरे को ये था कि नहीं, हमको तो ड्राइंग अच्छी लगती है, ठीक है हम्म। करेंगे, देखेंगे क्या कर लेंगे इंजीनियर बन के भी। तो बस उस हम्म। समय मैंने जस्ट बीए आर्ट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, बीए इन ड्राइंग, उसके साथ मेरा लिटरेचर सब्जेक्ट भी हम्म। था, एक दो सब्जेक्ट और थे, और उसमें मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद फिर एमए हुआ। एमए में ही जब हुआ तो पता पड़ा, फिर मेरे को पता भी नहीं था, अभी तो आप लोगों को मैं बीएफए से पहले ही बता रही हूँ कि नेट जेआरएफ क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या होता है। जब मैं एमए फाइनल में आई तो मुझे पता चला, अच्छा मेरे हम्म। सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम होता है। और मैं जब मेरे टीचर के हम्म। पास गई और उनसे मैंने पूछा कि मैम मुझे देना है, तो ठीक है बोले, उनने जो ये हम्म। टिप्स मैं बता रही हूँ ना, उनने भी मुझे वो टिप्स बताई कि मैं ये टिप्स दूंगी, और मतलब ये बातें बताती हूँ, फिर तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हो गया, वो चीज हुई। मैंने कहा मैम तो बस ऐसे मस्ती कर रहे हैं क्या, मतलब ऐसे थोड़ी एक बार में क्लियर हो जाएगा, और ऐसा। और जेआरएफ मुझे तो तब नेट, सिर्फ नेट पता था। आज बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस हम्म। बिटवीन नेट और जेआरएफ, मुझे हाँ ये हाँ। सब नहीं पता था, मुझे लिटरली नहीं पता था। और तब तक नहीं पता था जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ गया। रिजल्ट आया तो उसमें हम्म। था कि यू आर एलिजिबल फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि जेआरएफ क्या होता है, अब मुझे आगे लाइफ में हम्म। क्या करना है वो मुझे तब पता चलेगा कि आगे ये क्या, मतलब मेरे को ऐसा है कि मुझे फेलोशिप मिलेगी, मेरे लिए ऐसा, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगी, ये सारी चीजें मुझे पता ही नहीं थी उस समय।
लेकिन धीरे धीरे जी हमारी ये एजुकेशन ही थी कि भाई आज एमए से पहले आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट हाथ में मिल गया था एमए के रिजल्ट से पहले, तो ये एजुकेशन ही थी कि उस समय क्योंकि मैं एमए में हूँ तो मेरे पास और कोई काम नहीं था। ठीक है, हम अपने सेशनल्स बना रहे हैं, हम अपना प्रैक्टिकल काम तो करते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं। मेरी सिस्टर पढ़ती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ती थी, तो मुझे भी लगता था कि यार हमें हम्म कुछ तो पढ़ना चाहिए हमारे सब्जेक्ट में भी। तो बस उसी लिए हम उसको मतलब हमारी एजुकेशन आज भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि मैं आर्ट थ्योरी एक्सपर्ट आज आपने कह दिया तो मैं पेंटिंग नहीं करती, मैं बहुत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ क्योंकि हम उस फील्ड में। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मतलब थोड़ा कम समय में थोड़ा स्टेबल हो जाए, तो आप थोड़ी सी मेरे हिसाब से आपको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना। लेकिन बात अच्छा, करते हैं आरती कि का कोई क्वेश्चन है। बच्चों की। मैम, जी मेरे नेट इस बार 4 नंबर से रह गया है। मुझे जेआरएफ करना है, उसके लिए स्टडी कैसे करूं? प्लीज कुछ टिप्स दीजिए। और मैं अपनी टीआरएफ से अपना 100% दे रही, अच्छा अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ। ओके। ऐसा सर एक्चुअली मैं बताऊंगी कि हम्म ऐसे बहुत लोग हैं अभी, क्योंकि हम्म 10 दिन हुए नेट के एक रिजल्ट आए हुए और मैंने इतने हम्म मैसेज रिसीव किए, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ और मुझे दिल से दुख होता है ये चीज का कि आप एक दो हम्म। मार्क्स से। तो उनके हाँ लिए वही है। आपको तो मैं बोलूंगी, क्या नाम है आपका, एक मिनट। आरती आरती जी। आरती। ओके। हाँ, ठीक है। इस बार आप 4 नंबर, ये मेरा कॉमन है, ऐसा नहीं डायलॉग है, लेकिन दिल से कह रही हूँ ये सबके लिए कि 4 नंबर से आपका इसलिए रह गया है नेट हम्म ओनली, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जेआरएफ करो। आप जो आपकी ये जो हम्म मतलब दिल की बात है ना कि मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है, हम्म तो आपको हम्म आपकी यही चीज आपको अगली बार जेआरएफ बनाएगी, है ना। तो टिप्स तो वही है, लेकिन अब हो सकता है देखिए कि इस बार जो है ये चीज क्या है सर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कशन हुआ था कि मैं कुछ स्ट्रेटेजी दूसरी बताऊं। तो मैंने यही बोला था कि हम इसमें एक लाइव में बोल सकते हैं। तो वो मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, अपने सारे लोगों के लिए, कि स्ट्रेटेजी को हमें यही रखना है। हमारी जो हम पढ़ रहे हैं क्विजेस हम डेली ऐसे ही करेंगे। अब जो ग्रुप में हम स्टडी करते हैं क्विज हम डेली ऐसे ही करेंगे, और जो वीडियोस के थ्रू हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो तो हम करेंगे। लेकिन आपकी कमी शायद यहाँ रह गई होगी कि हमने पेपर्स को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जितने अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमने पेपर्स को ये पढ़ लिया होगा कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर, और हम उस चीज में मतलब हमने बस इतना पढ़ लिया, तो हम जब एग्जाम में आया तो हम उसके आंसर्स शायद कुछ आगे पीछे कर लिए। हम क्वेश्चन को अगर समझ के हमने मतलब आगे कर लिया होगा कि ये ऐसा, इसकी कहानी को लेके जो हमारी कहानी चल रही है उसको लेके अगर हमने क्वेश्चंस को पढ़ा होगा और हम आगे पढ़ेंगे, तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप लोगों ने मतलब बोल रहे हो 100% दिया है, मतलब आपने ईच एंड एवरी टॉपिक नेट का जो इतना वास्ट सिलेबस है आपने वो पढ़ लिया है। तो अगर पढ़ लिया है तो आपको स्ट्रेटेजी फोकस अब कहाँ करना है, जहां कमी आ रही है, जहां आपकी इस बार कमी आई। कैसे कमी आई, हो सकता है कि आपने पढ़ सब रखा हो लेकिन आपको क्वेश्चन क्रैक कैसे करने हैं आप उसमें उलझ गए। जैसे हम्म कि ये मैंने बताया था कि हमको टाइमलाइन अरेंज करना नहीं जमता, तो वो आप उस हम्म पर फोकस करो, आप टाइमलाइन पे फोकस करो, आप सबका टाइम लर्न करो, चाहे वो आर्टिस्ट का हो, चाहे वो आर्ट मूवमेंट्स का हो, आर्ट पीरियड्स का हो, आप उनका टाइम लर्न करो। एक ये चीज। दूसरी चीज के अपना जो टाइम वही है, अगर वो उस समय से फॉलो कर रखा है कि हमने ये टाइम निकाल रखा है 2 घंटा, तो आप उतना ही टाइम दो। और बिल्कुल आज से दोगे तो अगली बार तक तो बिल्कुल कितने महीने हैं, बिल्कुल हो जाएगा। हम्म। और आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हाँ, मैम, क्या कैसे सिर्फ करें। नेट के जी, बेस पर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? ये मेरे ख्याल से दीदी का क्वेश्चन है कि नेट के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है क्या? नेट के बेस में सिर्फ तब तक सिर्फ गवर्नमेंट नेट जॉब के नहीं बेस पे। मिलेगी जैसे कि हम्म आज आप जेआरएफ हो, तो अभी हम्म हमारा गवर्नमेंट के साथ 5 साल का रिश्ता है बस। गवर्नमेंट हमको हम्म सिर्फ 5 साल ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर पे कर सकती है। हम वी आर ऑल्सो नॉट परमानेंट। ठीक है, वो सिर्फ जेआरएफ हम्म एसआरएफ का अमाउंट देगी। लेकिन हम्म आपको गवर्नमेंट जॉब ऐसी मिल सकती है कि अगर आप नेट हैं या आप जेआरएफ हैं, जेआरएफ नहीं भी हो आप नेट हो, तो आप अपने स्टेट पीएससी एग्जाम दे सकते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट जॉब है ना। तो ये नेट का काम यहाँ होता है कि अगर हम पीएचडी में, आपको पता है 4 से 5 साल लग जाते हैं, तो अगर हमें हम्म इतना टाइम नहीं देना है तो सिर्फ एक नेट के बेसिस पे हम पीएचडी के इक्विवेलेंट एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट एग्जाम देने। और आप जब अगर हम्म पीएससी आप तब क्लियर हो जाएंगे, तब आपका
मतलब प्रोफेसर तो शायद गैजेटेड 2 रहते हैं, है ना, डिप्टी कलेक्टर के इक्विवेलेंट इनका वो रहता है। तो आप उस गवर्नमेंट पे उस स्टेट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आप फिर उसके लिए आपको नेट की वो नहीं है, आप अगर चाहें तो फिर वो तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आर्ट टीचिंग जो होती है गवर्नमेंट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी, तो आप इनके लिए प्रिपेयर करो तो आप उसमें भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए तो करना ही चाहिए प्रिपेयर, हम भी करें, हम भी देंगे उस चीज को आगे के लिए, अभी क्योंकि अभी तो अपना चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे के लिए अगर आप गवर्नमेंट परमानेंट चाहते हो तो आप उस पर भी फोकस करो और इस पे भी, क्योंकि बोलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर देखेंगे तो बहुत कम पोस्ट निकलती है गवर्नमेंट, अपने सब्जेक्ट में तो और कम निकलती है, तो एकदम हम उस पर डिपेंड होके नहीं रह सकते कि सिर्फ हम उस पर रह लें। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास नेट होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो कहीं प्राइवेट में भी करने के लिए, और गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए आपको एक एक स्टेज आप और दूर रहते हो, आपको एक एग्जाम और देनी पड़ती है, फिर आप गवर्नमेंट टीचर चंचल पूछ रही है कि जीआरएफ पर क्या अमाउंट मिलता है समथिंग। जेआरएफ पर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मंथली 31,000 मंथली पेमेंट मिलता है, ये बेसिक है, और उसके बाद आपको एचआरए और कॉन्टिजेंसीज अलग मिलता है। अभी प्रेजेंट का अमाउंट बता रही हूँ मैं, आगे बढ़ भी सकता है, पहले कम मिलता था, धीरे धीरे बढ़ गया, और जब जेआरएफ के बाद हम एसआरएफ प्रमोट होते हैं तो कुछ 4-5 हजार रुपए और बढ़ जाते हैं, जब हम 2 साल के बाद सीनियर बन जाते हैं तो वो उसमें बढ़, तो आप खुद देख लें कि वो वही कला जो हमने, मतलब मैं अपना भी बोल रही हूँ कि मैंने अपनी वो इंजीनियरिंग वाली लाइन और उसको छोड़ा था, तो कहीं उस एजुकेशन के बलबूते पे ही, डिग्री के बलबूते पे भी हम आज बेसिक स्टैंड कर रहे हैं कि हम बेसिक अर्निंग अचीव कर रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, तो वो भी बहुत होता है। तो आप लोग उस चीज को निग्लेक्ट मत कीजिए कि हम आर्ट फील्ड में तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, और अच्छी अर्निंग ले सकते हो और अच्छी लाइफस्टाइल अपनी कर सकते हो। तो है जरूरी, तो काम अपना जरूरी, ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी आपकी काम से आपको दूर कर देगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि है आपके ऊपर है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बिल्कुल थ्योरी में लग जाते हैं तो उनको नहीं मतलब होता, आप छोड़ दी पेंटिंग में, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से आए हो, आपको याद रखना है। और आप तभी आप काम क्यों, अब आप क्यों कर रहे हो, जॉब के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपको टीच करना है, तो आप तभी सिखा पाओगे ना जब आप खुद काम करोगे। तो आपका काम तो कभी भी खत्म मत रखना, लेकिन क्योंकि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसके लिए जॉब जरूरी है, और जॉब के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर करो, और थ्योरी जॉब के बेस है ना, थ्योरी में दम तो देना पड़ेगा। और आजकल क्योंकि आज तो कंपटीशन बढ़ रहा है, मुझे खुद को पता पड़ रहा है, मतलब जब अपने चैनल के थ्रू ही, कि कितने लोग हैं अपने फील्ड में वास्तव में, लेकिन उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता। नहीं तो अगर हम लोग सब जो अभी जैसे लोग पूछ रहे हैं, जो कमेंट्स आते हैं, अगर हम लोग ही सब आपस में हो जाए तो हम ही एक दूसरे को काफी कंपटीशन दे दें, और हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट का भी कंपटीशन लेवल इतना ऊपर जाए जितना बाकी सब्जेक्ट्स का होता है, ताकि लोग सीट बढ़े, हमारी भी सीट्स बढ़े, ऐसा तो जाएगा आगे, आने वाले दिन में जाएगा, आप लोग मेहनत कीजिए, बिल्कुल जाएगा। मैम एमए में एडमिशन के लिए क्या लिखा है, 1 मिनट, रतलाम, इंदौर या भोपाल की कॉलेज बेस्ट रहेगी? एमए आर्ट्स के लिए पूछ रही एमए रतलाम में नहीं है, एमए रतलाम में एमए नहीं है, मैं खुद रतलाम की हूँ, तो रतलाम में नहीं है, बीए है रतलाम में सर, और एमए के लिए इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये 3 आप उसमें यहाँ पे है एमए एमपी में, तो आप वहां पे एमए बेस्ट है, आप ले सकते हो। तो नेट्स वगैरह के लिए सारी बेसिकली प्रिपरेशन वगैरह चल रही है हमारी। तो एक बार जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं उनको एक बार और बता देता हूँ कि जो अभी ये पॉडकास्ट चल रहा है हमारा, ये बेसिकली नेट, बीएफए, जेआरएफ इसके ऊपर चल रहा है, और थोड़ा आर्ट हिस्ट्री के ऊपर भी अभी बात करेंगे। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो नेट से रिलेटेड, जेआरएफ से रिलेटेड, बीएफए से रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चंस वगैरह भेज सकते हो, पूछ सकते हो, और अगर लाइव आना चाहते हो तो आप लाइव आके भी पूछ सकते हो मैम से, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके। थैंक यू अपूर्वा। तो अभी जो हमारी टाइमलाइन चलेगी बेसिकली, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन आर्ट के ऊपर। इंडियन आर्ट की जो टाइमलाइन है शुरू से लेकर, थोड़ा सा उसको एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं क्या क्या रहता है उनका।
तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। जी सर। जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। ओके। हाँ, वो थोड़ा सा शायद आवाज रुक गई थी। जी बोलिए सर। हाँ, तो इंडियन आर्ट की जो टाइमलाइन थी आप उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए एक बार ब्रीफ में। ओके। इंडियन आर्ट की वैसे टाइमलाइन बहुत अच्छे से हम्म एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बताऊंगी। हम्म एक बेसिक है चीजें हमको, हम्म जैसे अगर आप, क्योंकि कोई भी आर्ट एग्जाम हो, इंडियन आर्ट बहुत जरूरी है, और इंडियन आर्ट में भी इंडियन पेंटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम्म टाइमलाइन से चलें तो मनुष्य कहाँ से आया हमको वहां पे जाना है। ठीक है, सीधी हम्म बात है। सोचोगे तो चीजें हम्म सोच के याद करोगे तो समझेंगे, नहीं तो रटने की बात है तो बहुत किताबें हैं, पढ़ो रटो और आगे बढ़ो, ऐसा। लेकिन हर कोई रट नहीं सकता, और आजकल के जमाने में तो कोई भी नहीं रट पा रहा है। ठीक है, तो उनको समझने की आवश्यकता है। तो हम समझने में यही जाएंगे कि सबसे पहले मनुष्य आया कैसे, है ना। जब वो आदि मानुष बन के आया तो वो कैसे आया, यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कैसे उसने एग्जिस्टेंस किया, उस समय वो कैसे हम्म। पत्थर पे जीता था। एक मिनट जरा नेचुरल। टोक रहा हूँ आपको, जी ये सर। क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मैम, बेस्ट हम्म। यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी, ये मेरे ख्याल से रिद्धि का ही क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है इनका, क्या है मैम, नेट के पेपर के लिए, कहाँ गया क्वेश्चन, नेट के पेपर का बता दीजिए कैसे प्रिपेयर करना है। ये शायद बता दिया ना, नेट के पेपर का कैसे प्रिपेयर करना है। नहीं नहीं, पेपर वन का पूछ रहे हैं। एक्चुअली नेट में दो पेपर आते हम्म हैं, जैसे कि सभी एग्जाम्स में होते हैं, कि आपका हम्म एक सब्जेक्ट कंसर्न होता है और एक बेसिक जनरल पेपर होता है। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में तो ये टीचिंग पेडागोगी और इंग्लिश हिंदी ये सब रहता है, लेकिन नेट में भी टीचिंग पेडागोगी और रिसर्च पे ज्यादा महत्व रहता है। तो ये यही बोलूंगी, इसके लिए बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, और अभी हम्म देखा है मैंने भी कि पेपर वन का लेवल भी बढ़ रहा है साथ में, है ना, अच्छा बढ़ रहा है। वो हम्म लोग ये नहीं सोचते कि ये हम्म तो भाई पेंसिल चलाने वाले लोग हैं, ये कैसे पढ़ेंगे, हम्म ये कैसे इतना मैथ्स ट्रिकी हम्म, सॉल्व करेंगे, पर बढ़ रहा है। अच्छे खासे हाँ। परसेंटेज और उसको मिला के भी क्वेश्चंस हम्म दे रहे हैं, तो बढ़ रहा है वो। तो आपके लिए मैं इतना बोलूंगी कि अभी जैसे एग्जाम्पल, आप अगर अब नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप पेपर वन के लिए क्या, ठीक है, अपना सब्जेक्ट तो हमको बिल्कुल फोकस आज से ही रखना है, रोज के 2 घंटा, ठीक है। लेकिन पेपर वन के लिए कहते हैं कि हम कैसे आज से ही प्रिपेयर करने लग जाए। तो मैं आपको एक बहुत कॉमन वो बोलूंगी कि अभी से आप पेपर वन के लिए के सब टॉपिक्स के पीछे मत भागो। कुछ जनरल के 10-12 टॉपिक्स रहते हैं वो, तो उसमें जो अभी से हमको जो प्रिपेयर करनी है वो होती है मैथ्स और लॉजिक रीजनिंग। ठीक है, आप एक बुक खरीदो सबसे पहले, तो जरूरी है पेपर वन की जो बुक आती है कोई सी भी, उसमें भी होती है अरिहंत की होती है, ट्रूमैन्स की होती है ना, केवी मदान की होती है, ऐसे 2-4 अच्छे पब्लिशर्स हैं, उनकी आप बुक ले। उसमें क्या होता है कि उसमें वो प्रीवियस पेपर्स भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब हर टॉपिक पे अलग अलग कम से कम 100-200 क्वेश्चंस ऐसे वो भी रहते हैं, और उसके साथ उसका स्टडी मटेरियल भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में वो पहले एक छोटा सा नोट्स, जैसे 5-7 पेज का नोट्स दे देंगे कि व्हाट इज रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके मेथड्स क्या होती हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उसके वो सारी चीजें आप उसको दे देंगे वो लोग, और उसके बाद उसके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस उस बुक में हो जाएंगे। तो ये बुक एक आपको सबसे पहले लेनी है, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो बिना बुक के, मेरे हिसाब से पेपर वन सिर्फ वीडियोस के बेसिस पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं रहते हैं सब्जेक्ट में, तो हम ठीक है एक्सपर्ट है, हमारे पास 2-4 बुक्स रहती हैं, हम कर लेते हैं अगर हमको पढ़ना होता है। लेकिन ये तो साला टॉपिक ही ऐसा है कि उसमें तो आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। मैं सच में कहूँ, हम्म मेरे को आज तक इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन हमें क्योंकि 40% उसमें भी सिक्योर करना होता है सर, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो वो आपका कॉपी चेक नहीं होगी, भले उसमें आप फिर 90% भी ले आओ, तो पेपर वन में अगर आपका 40% से कम है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप जी। एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो आपको पेपर वन को भी दम देना है, तो उसके लिए हमको पहले तो आप बुक लीजिए। दूसरी चीज फिर आते हैं कि कुछ टॉपिक्स को हमको ऐसे करना है कि इससे हम 40% सिक्योर करना है। हम अब सबसे पहले तो आप अपना सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग रखो कि हमको पेपर वन में अगर हमारा 40% भी हो गए, मतलब 50 में से 20 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो भी हम क्लियर हो जाए।
हमारा मतलब हम सब्जेक्ट में हम इतने ज्यादा मार्क्स ले आए जिससे कि हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर पेपर 1 नहीं बन पाता है तो, अगर उसमें टफ पड़ता है ये चीजें तो उसको अब, लेकिन अब 20 मार्क्स भी कैसे लाएं? 50 क्वेश्चन होते अच्छा, हैं इसमें एक ओनली। क्वेश्चन ये भी और है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्या? रिद्धि का ही है, डिपेंड अब करता है देखिए वो मैं तो किसी आपके को वो ऊपर। नहीं करूंगी, लेकिन हाँ। देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि हम सब्सक्रिप्शन हम्म। लेके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और कितनी हाँ बार, अब वही। जैसे यही बात है, मेरे से सर बहुत लोग पूछते हैं आज अभी इस नेट के हम्म। बारे में तो बहुत, कि आप पेड कोचिंग चलाते हो क्या? तो हम्म। मैं उस चीज के लिए बिल्कुल नेग्लेक्ट, मना ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी हम्म। जरूरत नहीं है उस चीज की। और इसलिए नहीं हम्म। चलाती कि एक बार अगर आप उसकी जिम्मेदारी ले लेते हो तो हाँ वो आपसे वो, जिम्मेदारी। आपको वो करना ही पड़ता हम्म। है। और फिर मेरे हाँ। बच्चे जो आज ऐसे इतने खुश होके पढ़ रहे हैं, इतना मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, वो कल को यही बोलेंगे कि इसने ये ले लिया, हम्म। हमसे फीस हम्म। ले लिया और इतना नहीं हाँ। मिल पा रहा है हमको। तो वो वाली चीज एक हम्म। फीलिंग आई जाती है, भले कोई कितना भी बिलव्ड हो। तो अगर आप जैसे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी लेते हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर, बहुत सारे और भी हैं हम्म। एप्स जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, अगर आप लेते हो तो आपके माइंड में एक ये चीज आ जाएगी सबसे पहली बात तो, कि भाई मैंने तो इसको दे दिया है, अब इसकी जिम्मेदारी है मुझे क्लियर हाँ। करना। तो ये वाली चीज आपके अंदर नेगेटिविटी लाती है। वो ऐसे लाती है कि मैं तो हो जाऊंगा, पेपर 1 की चिंता नहीं है, मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो भाई हम्म। सब्सक्रिप्शन लेने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम पैसा नहीं देते हैं और हम फ्री में जुगाड़ हम्म। करते हैं ना, तो हम बहुत ऐसी हाँ। ऐसी जगहों पे चले जाते हैं हाँ। जहां पे हम हाँ। नॉर्मली नहीं जा पाएंगे, और फिर हम अच्छा, खुद ही से हम अच्छा अचीव कर पाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप लोग रिसोर्स यूज करो, लेकिन ज्यादा अमाउंट इन चीजों में डालोगे और फिर दुख और ज्यादा होगा कि भाई अरे पैसा भी हम्म। लगा और ये ऐसा हो गया, तो दुख और ज्यादा होगा। आज अगर आप बोल रहे हो जैसे 2 मार्क्स हाँ से रह वही। गया, तो बोले कोई बात नहीं, हमने तो बस बुक्स ली हाँ। थी, वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, ठीक है कोई बात नहीं, और हम्म। देख लेंगे, अगली बार क्लियर कर लेंगे जो दिक्कत रही। हमने ज्यादा अमाउंट नहीं दिया, तो एक वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो हाँ। फिर दिमाग उसी तरह से चलता है। तो अब पेपर 1 के लिए और तो यहाँ बस पे बोल रही किसी हूँ कि पेड सब्सक्रिप्शन की जी, बुराई भी नहीं हो रही है, कभी हाँ अनअकैडमी वाले बुराई हम नहीं पे कर केस रहे कर दे। हैं, लेकिन आप तब बस। लें हाँ वही। आप तब लें जब आप उसको यूज कर पाए हाँ। प्रॉपरली। अगर आपको ये है कि हाँ नहीं, वही। उनकी चीजों को, हमें उनकी चीजें नहीं मिल रही है, तो आप फिर उनको लें, हम्म। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हमारा हम्म। सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहा है तो हमें इतना स्कोर करने की क्या और जरूरत है ज्यादातर मतलब। जो टॉपर्स होते हैं बेसिकली वो ऐसे ही निकलते हैं कहीं ना कहीं से, हम लोग घूम घाम के आए, हमने बुक से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा। तो बिल्कुल वो बिल्कुल ये सर, बस। और मेरे भी जितने यूट्यूब पे फ्रेंड्स हैं बहुत कुछ सर, मिल हम जाएगा यही आपको। बोलते हैं हम्म। कि आज अपन तो जैसे लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोग हमसे हम्म। पेड कोचिंग पूछ रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक एक पैसा अपनी एजुकेशन पे खर्च नहीं किया है। मैं आज भी बोल रही हूँ, एक पैसा हमने खर्च नहीं किया है। हमने सब कुछ मतलब जैसे जहाँ वीडियोस हो गया, बुक्स हो गया, किसी से अरेंज करके, टेलीग्राम पे ग्रुप्स आप ज्वाइन करो, वहां बहुत हम्म। स्टडी मटेरियल है। ये पेपर 1 का तो आपको, क्योंकि पेपर 1 तो सभी सब्जेक्ट्स में रहता है ना, तो उसके लिए तो आपको और इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं और इतना मटेरियल है। बात जैसे मैं मेरे लिए तो ये बोलती हूँ कि मैं हर पूरा टॉपिक नहीं कवर करवा पा रही हूँ क्योंकि इतना समय नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऐसे ये लोग तो ऐसे चैनल हैं जो हर सेशन में पूरा पूरा सब्जेक्ट को बार बार करवा देते हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है। तो आप उस हम्म। चीज को यूज करो। दूसरी चीज जैसे कि बुक ले लो, और बुक में अभी मैं जो बात बता रही थी कि अगर आप पहले से पढ़ना चाहते हो पेपर 1 का, तो आप पेपर 1 को के जो मैथ्स, लॉजिक, रीजनिंग, इसकी प्रैक्टिस तो आज दिन से चालू कर दो। ये ऐसी टॉपिक है कि ये हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर रिसर्च हम्म। एप्टीट्यूड को अभी पढ़ोगे, 2 महीने बाद बिल्कुल भूल जाओगे कि फंडामेंटल रिसर्च क्या था, कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या था, बिल्कुल भूलोगे। मैं भी भूल जाती हूँ, मैं आज रिसर्चर हूं, मैं फिर भी मुझे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमारा माइंड एक आर्ट वाला माइंड है, तो हम इन चीज को इतना हाँ। ज्यादा नहीं लर्न कर सकते हैं। तो आप उस चीजों को बिल्कुल छोड़ दो, आप अभी मैथ्स, रीजनिंग इनको प्रैक्टिस कर लो, ताकि हमारे कुछ बोलेंगे कि 10 मार्क्स तो 10 क्वेश्चन इनसे प्रिपेयर हो जाएंगे आपके मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिक एग्जाम के। फिर बचता है टीचिंग एप्टीट्यूड, इजी आता है। टीचिंग पेडागोजी कि भाई कैसा टीचिंग, वो एटमोसफियर होना चाहिए, वो आप ले लो। रिसर्च एप्टीट्यूड को आप इन्वॉल्व कर लो, ऐसे ही कुछ है। हायर एजुकेशन को आप इन्वॉल्व कर लो, जो आप कंप्यूटर वाले हैं, है ना, आईटी वाले हैं, मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन, वो वाले टॉपिक भी, वो भी एक टॉपिक होता है
आईटी वाला, तो आप उसको यूज कर लो। मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि हमारे कवर कर सकते हैं, हमको कवरिंग दे देंगे, मतलब ये हमको स्कोर दे सकते हैं। तो ये स्कोरिंग टॉपिक्स को आप पहले करो और बाकी को आप लीव भी करोगे ना तो चलेगा, क्योंकि हम उसपे ठीक है वैसे भी हमको थोड़ा बहुत तो तुक्के लगाने ही होते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये कि हमें कम से कम 25 क्वेश्चन तो सही हो जाए हमारे, जिससे कि हमारे आगे कट ऑफ में हमको दिक्कत ना है। तो नेट के लिए जो प्रिपेयर कैसे करना है उसके लिए यही बोलूंगी कि पहले जो है आप अपने बेसिक मैथ्स, रीजनिंग इनके अभी से प्रिपरेशन कर लो, और फिर जब एग्जाम का डेट आए उसके 2 महीने पहले आप अपने ये वाले टॉपिक्स उठाओ, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग पेडागोगी, और जो है कंप्यूटर वाला भी आप कर सकते हो, उसमें भी सीधे कंप्यूटर, रैम, रोम ये सब आती है, तो ये भी इजी रहता है। हम लोग क्योंकि स्कूल टाइम में भी थोड़ा बहुत पढ़ते ही हैं, कॉलेज फाउंडेशंस में पढ़ लेते हैं, तो वो भी एक इजी पड़ जाता है, तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन अभी से अगर ये वाले टॉपिक्स पे टाइम दोगे ना, उसका घाटा आपको आपके सब्जेक्ट में मिलेगा। आप वो टाइम अपने अभी सब्जेक्ट में दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो पेपर 1 का ये चीजें हैं, ये आप लास्ट टाइम पे करना, लास्ट 2 महीने में, 1 महीने 2 महीने में रटने वाली चीज है ना, तो वो आप उसको यही करना। और क्वेश्चंस पेपर 1 में ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखो और क्वेश्चन से पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा वो, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उस चीज को, वो थोड़ा सा इस तरह से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। एक एनवायरमेंट टॉपिक बहुत अच्छा है पेपर 1 का, वो हम बचपन से पढ़ते हैं, तो ये चीजें हम लास्ट में अगर ये टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज ले लेंगे ना, यूनिवर्सिटीज कितनी है इंडिया में, हायर एजुकेशन में ये सब आता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो ये वाली चीजों को आप थोड़ा सा लास्ट में लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं। आज हमको सब्जेक्ट इतना पढ़ना है और हम इतना डेडिकेशन से अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर हम ये चीजें तो हम यूं ही पढ़ेंगे तो हमारा भूल देंगे, हम भुला जाएंगे। तो वो उसके लिए ही है कि आप भाई पहले आप ये देख लो, मैथ, रीजनिंग ये सब कर लो, और उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स को देखो। जी। अच्छा, किसी को अगर लाइव जुड़ना हो, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप पूछ सकते हो। तो उसके साथ साथ अभी हम एक थोड़ा सा इंडियन आर्ट पे थे, हम इंडियन आर्ट की टाइमलाइन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ सर, क्योंकि कितना टाइम हो गया है थोड़ा, ये उसके देख लो बाद आप टाइम कितना हो गया, घड़ी नहीं यहाँ पे, एक फोन में देख लेते थोड़ा सा। हाँ वही 10:20 10:30 बजने वाले। हाँ 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 ठीक है, तो थोड़ा सा फिर ये करते हैं, उसके बाद फिर जो भी अगर क्वेश्चन होगा बीच में तो ले लेंगे, अदरवाइज फिर हाँ वही एंड कर देंगे, है ना? तो मेन इंडियन आर्ट का यही है कि टाइमलाइन, कहानी लेके चलेंगे हम, और इसको आप सेम अगर आप वेस्टर्न पे भी चलोगे ना तो ये मेरा साथ साथ ही चलता है, ठीक है। तो हम जब प्री हिस्टोरिक मनुष्य आया इस धरती पे, है ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास उसको क्या था, आपको सब पता है कि वो नेचुरल एलिमेंट्स पे जिंदा रहता था, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं, जो मनुष्य निर्मित गुफाएं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही बता रहे हैं, आप बताइए, मैं जवाब देता रहूंगा। इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही बता रहे हैं। तो जो हमारी ये सब गुफाएं, जो उसको ईश्वर से जो प्राप्त हुआ था फ्रॉम नेचर, उसमें वो आके रहना लगा, अकेला रहा पहले, है ना। फिर वो उसको समझ आने लग गया मनुष्य क्या है, प्रकृति क्या है, मेल फीमेल में डिफरेंस, फिर वो लोग साथ में रहने लगे। तो ये वाली चीजें प्री हिस्टोरिक है। तो क्या उस समय जो है प्रागैतिहासिक में जो है, क्या उस समय कला का कोई अंश नहीं था? तो भाई सबसे पहली बात तो प्रागैतिहासिक क्या, जब हमें कोई रिटर्न हिस्ट्री नहीं मिली है ना, हिस्ट्री के पहले की चीज है, हमें रिटर्न कोई बुक्स नहीं मिल रही है, पढ़ने का कुछ नहीं समझ आ रहा हमको, हम बस कहाँ पे हैं कि हमें मतलब वो उस समय आदि मानव है, तो हमें उनकी जानकारी कैसे पता चली, आप ही बताइए कैसे पता चली थी? जो साक्ष्य मिले वहां की जो आर्ट्स मिली। तो आर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें उनका लाइफस्टाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि भाई एक दूसरे का शिकार करते थे, ये कैसे पता चला? ये ऐसे ही पता चला जब हमें उनकी वहां पे रखी पत्थरों पे, चट्टानों पे उनकी पेंटिंग्स मिली। पेंटिंग्स कैसी थी कि भाई हिरण बना हुआ है, हिरण भी कैसा, सिर्फ लाइन से, स्टिक्स फिगर। हाँ, कोई रियलिस्टिक काम तो था नहीं वहां पे उस टाइम पे, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उस समय के लिए वो भी आर्ट है, और हमारे लिए ये हेरिटेज है। मतलब वो क्या है कि भाई सिर्फ 4 लाइनों से मनुष्य बना था, स्टिक फिगर्स, और वो हंट कर रहा है। तो जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, आज हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव पे भी बोलते हैं कि आर्ट की क्या वैल्यू थी। देखिए कि हमें वो कला के माध्यम से ही हमें इतिहास पता चला। जो चीज लिखी है कि भाई उस समय लोग शिकार करते थे, आपको कैसे पता था
क्या उनने खुद ने बोला था? वो तो बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि कला, उनने पेंटिंग, चित्रांकन अपने जो भी किया था, उनको जो मिला नेचुरल उनको गेरू मिलता था, उनको जो अपना कोयला है उसके माध्यम से, और बोलेंगे कि एनिमल की जो फैट रहता था, मतलब जो हंट करते थे तो उनकी जो जर्दी होती है उसको मिक्स कर करके वो कलर लगाते थे। तो आप खुद सोचिए कि कितने 2.5 मिलियन ईसा पूर्व का प्रागैतिहासिक काल है ना। और हमें, जब हम भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका की पेंटिंग्स आप एमपी में देखते हैं तो पेंटिंग्स आज भी कितनी अच्छी दिख रही है, बस ऐसा दिख रहा है कि जैसे कल वॉल पेंटिंग बनाई है। तो वो इतनी चमक कैसे है, जबकि वो 8000 ईसा पूर्व का पेंटिंग है, तो वो कैसे है? तो वो सब चीजें आपको तब समझ आएगी जब हमने, जैसे अब देखी, मैं इसको आप ऐसे ही करके याद करेंगे कि भाई क्यों इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है, उसका शाइनिंग इतना अच्छा क्यों है, क्यों? क्योंकि उस समय वो नेचुरल चीजें यूज करते थे, वो उसमें एनिमल पिगमेंट्स यूज करते थे। तो ये एक आपको सीधा साधा क्वेश्चन बन रहा है कि वो उसमें क्या यूज करते थे, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रागैतिहासिक से आगे। तो अब मनुष्य तो अकेला था, मतलब पहले अकेला रहता था, फिर उसे समझ आने लग गया कि ये स्त्री है, मनुष्य है, फैमिली डेवलपमेंट, ये चीजें समझ आने लगी। तो अब उनको ये हो गया कि यार हम कब तक घूमते रहेंगे बाहर ही, है ना, चल रहे हैं इधर उधर, मतलब कुछ है ही नहीं, हम कैसे। तो उनको फिर नीड होने लगी कि हमें एक घर बनाना चाहिए, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, उनको वो नाजुक होती हैं, उनको सिक्योर करना चाहिए, और पुरुष को बाहर जाके काम करना चाहिए। तो ये वाली चीज के लिए उनने कच्चे घर, जो भी उनको चीजें नेचुरली मिलती थी, ऐसा सीमेंट वगैरह तो मिलता नहीं था, तो उसके लिए उन्हें घर वर बनाने लग गए। तो ये वाला टाइम हम आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ये था तो हमारा प्री हिस्टोरिक के पीरियड में, क्योंकि उनको बोलना करना नहीं आता था, लेकिन प्री हिस्टोरिक का भी नवपाषाण काल, जिसको नियोलिथिक बोलते हैं, ये पीरियड में हम आ गए थे, जब इन लोगों ने कच्चे मकान बनाने लग गए, ये लोग एक ग्रुप में रहने लग गए। जिस एनिमल को कल तक वो सिर्फ हंट करते थे, मतलब शिकार करते थे, आज उनको वो पालने भी लग गए। उनको ये लगा कि अगर मैं चलो बाहर काम पे जा रहा हूं तो मैं इसको छोड़ के जाऊंगा तो ये जंगली जानवर से मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन करेगा। तो ये वाली फीलिंग्स डेवलप होने लग गई थी। तो ये चीजों में क्या हो गया, अब ये फीलिंग्स डेवलप हुई तो पेंटिंग का भी चीजें बदल गई, पेंटिंग के भी सब्जेक्ट बदल गए। अब जैसे हम भीमबेटका बता रहे हैं तो वो पुरानी है, मीजोलिथिक टाइम की है, तो उसमें हंटिंग सीन्स ज्यादा पाए गए। लेकिन फिर उसके बाद की पचमढ़ी की है, तो पचमढ़ी में देखेंगे तो उसमें डांस के सीन्स दिखते हैं। तो डांस के सीन कैसे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी बनने लगी, वो रहने लग गए, वो लाइफस्टाइल हो गया, वो उस तरह से एंजॉयमेंट और ये सारी चीजें हो गई। तो ये चीजें ये हमको इसमें मिलने लग गई। अब फिर हम और आगे बढ़े कि अब तो भाई लोग सब साथ में रहने लग गए, लेकिन अब कौन किसकी सुने? ऐसा होता है ना कि यार कोई अपनी चला रहा है, कोई अपनी चला रहा है, तो एक जो भी है, एक सभ्यता की जरूरत है, एक पैटर्न की जरूरत है कि दिस इज द लाइफस्टाइल, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो जब अभी तक तो हम एक तरह से देखेंगे कि हम गांव की सभ्यता में चल रहे थे, जंगली सभ्यता और उसमें चल रहे थे, लेकिन अब हम एक पैटर्न में आ रहे हैं, हम एक रूरल से अर्बन की ओर आ रहे हैं कि हम घर कैसे बनाएं। हमारी एक आदतें होने लग गई, जैसे कि हम बोलेंगे कि यूटेंसिल्स बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो हम खाने काय में, पहले तो ऐसे खुले में जो भी है सब चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे एक पैटर्न्स बनने लगा। औरतों को ऐसा है कि हम मतलब ऑर्नामेंटल्स रहें, हम ज्वेलरीज यूज करें। तो ये वाली चीजें जो है तब हो गई कि हम जब सभ्यता में एंटर कर रहे हैं। सभ्यता में यूं एंटर कर रहे हैं कि उनको, जैसे कि यही प्रोटेक्शन वाली फीलिंग बोले, कि उनको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट वहां करते हैं कि नदियों के आसपास वो जो है एक सभ्यता बना के रहने लगे। एक मतलब जैसे कि हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ही भारत पाकिस्तान की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हुई, वैसे ही हम यूरोप में देखें तो मिस्र की सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, है ना, चीन में देखें तो नील नदी की, ये कुछ 4 मुख्य सभ्यताएं हैं। मतलब सभ्यताएं से मतलब कि उनका पैटर्न, ठीक है, तो उनका पैटर्न, तो उसमें भी वो भी उस समय तक भी भाषा नहीं आई थी, कहीं उनने लिखना नहीं चालू किया था, है ना, कि जैसे आज मैं बोलूं कि इधर इंडियन इंग्लिश हिंदी में लिखा है, नहीं, लेकिन वो लोग फिर एक नई चीज यूज करने लगे। अब उनको ये समझ आने लगा कि हमें अपने आगे के जनरेशन को अपना मैसेज देना है या जो भी चीज है, तो वो लोग फिर जो है, जैसे इंडस वैली का देखें तो वो लोग एक सील्स बनाने लग गए, है ना, सील्स वगैरह। और उनका आर्किटेक्चर व्यू में भी देखे तो उन लोगों को, जैसे अन्नागार होता है, ग्रैनरी है,
अन्न रखने की चीजें और बाथिंग सिस्टम है, ये वाली चीजें उन लोगों का बनाया ना। कहते आर्ट की दृष्टि में ये क्या है, ये यही है ना कि उनका पैटर्न हम समझ रहे हैं लेकिन थ्रू आर्ट हम समझ रहे हैं, है ना। हमें ये नहीं पता पड़ता अगर हमें ये वाली चीजें आर्टिफैक्ट्स हमें नहीं मिलते। तो कला का महत्व प्रागैतिहासिक से कितना था, अभी हम सभ्यता पे आ गए तो ये वाली चीजें मिली, मूर्तियां मिली वहां पे, क्योंकि वहां के मतलब क्या है कि एक सरदार बनते थे। जैसे कि अगर हम एक ग्रुप में रह रहे हैं, ये हमारी सभ्यता, तो उनके भी कुछ पर्टिकुलर सरदार, किंग्स, ये सब बनते हैं। तो ये चीजें हैं कि उसमें सिंधु घाटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस समय जो सभ्यताएं बनी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, पाकिस्तान में है ये आज, लेकिन इंडिया का ही पार्ट होते थे पहले, तो उसमें जो सभ्यता बनी, तो अब इनको समझ आने लगी। अब वो जो मैं सील की बात कर रही थी, तो वो ये चीज हो गई कि वो एक स्क्रिप्ट थे, है ना। कैसे इंडस स्क्रिप्ट में लिखते थे। स्क्रिप्ट क्या थी कि उसमें लेटर्स नहीं थे कि ABCDEF, ये सब तो बाद में आया। उसमें क्या था कि वो कुछ जो मोटिव्स होते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स को वो लिखने के फॉर्म में, उसको इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। वहां पे हेरोग्राफिक्स चली थी इजिप्ट में। तो वो एक बोल रहे हैं कि भाषा जो हमारी रिटर्न फॉर्म है और जो बिल्कुल मुख थे, उसके बीच का जो सेतु होता है, वो ये काम था इस समय कि वो सिंबॉलिक फॉर्म में हमें स्क्रिप्ट मिले। तो ये भी तो एक आर्ट ही है कि आप कैसे उस आर्ट सिंबल्स को, जैसे चिड़िया थी उसमें ना, उसमें कुछ और भी जैसे कि ज्वेलरी थी, इन सब चीजों के माध्यम से उनने अपनी एक स्क्रिप्ट बनाई थी, एक कोडिंग बनाई थी। तो ये चीजें हमको वहां के उसमें मिलती है, सील्स में मिलती है, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, तो अभी जैसे अभी थोड़ा सा BFA को लेके चलेंगे, तो ज्यादा आपको इस चीज का पता तो रहेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि जब हम एक तरह से भारत डेवलप हुआ, भारतवर्ष डेवलप हुआ, जब राजा वाले शासन आने लगे, ठीक है। इन दोनों के बीच की बात हम करेंगे। वेदों का निर्माण, वेद लिखे गए ना, जब भाषा आ गई, समझ आए, वेदों का निर्माण। तो इस समय कुछ आर्टिफैक्ट्स बने, जैसे कि गौतम बुद्ध का रिलीजियस आया, गौतम बुद्ध का समय आया 523 ईसा पूर्व के समय, 6th सेंचुरी ईसा पूर्व के समय। महावीर स्वामी, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये हमारे जो कंट्री में है वो एस्टेब्लिश हुआ। वो एटमॉस्फेयर आया कि नहीं, अब गॉड का एग्जिस्टेंस समझ आया इस तरह से लोगों को। अभी तक तो ठीक है जो भी जैसे, लेकिन किसी को फॉलो करना है, ये वाली चीज आई। तो उसके लिए चाहे हम मौर्य पीरियड, शुंग पीरियड, कुषाण पीरियड, सातवाहन, गुप्त पीरियड, यहाँ तक आ जाएं, कुषाण तक आ जाएं, तो फिर क्या हो गया कि यहाँ भी स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि मूर्तियां बनने लगी, ठीक है। मूर्तियां बनी। अब जैसे मौर्य पीरियड ही है, चंद्रगुप्त मौर्य का समय सब जानते हैं, देखा होगा, तो बड़े बड़े महल बने, है ना। उस समय कैसे महल बने, स्तूपों का निर्माण किया अशोक जी ने, सम्राट अशोक ने। तो ये सब मौर्य पीरियड के आर्टिस्ट थे। थोड़ा सा इसको मतलब अभी आऊंगी तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ते हैं कि ये राजाओं का जो समय था, मौर्य हुए, फिर शुंग हुए, फिर कुषाण आए, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में हमारा राजाओं का शासन चल रहा था। और उस समय समय पर कला का बहुत विकास हुआ। उसी के माध्यम से आप अपना रिलीजियस को भी सेव कर पाए और अपने मतलब एक एग्जिस्टेंस, आपका सोसाइटी चल रहा था उन लोगों का, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो हमारे सम्राट अशोक थे, वो बुद्धिस्ट के बहुत बड़े फॉलोवर थे, ठीक है। तो वो जो है, उनने बुद्धिज्म को बनाने के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया, उनने स्कल्पचर्स बनवाए, ऐसा। लेकिन बुद्धिस्ट को पहले एक सिंबॉलिक फॉर्म में पूजा जाता था, गौतम बुद्ध जी को, उनके जो उनके नवरत्न होते हैं उन्हीं पे। लेकिन उसके बाद जब कुषाण पीरियड तक हम आए, जब कनिष्क राजा था, वो भी जो है, आप बोलेंगे कि वो भी बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। तो उनने बुद्ध की मानव निर्मित जो मूर्तियां अभी हम आज देखते हैं, अभी अफगानिस्तान से बामियान बुद्ध की मूर्ति मिली जैसे, तो वो जो है, वो मानव निर्मित मूर्ति उस समय कुषाण में बनने लगी। तो देखिए मतलब कितनी, और उसमें एक एनाटॉमी थी, बहुत ही रियलिस्टिक चीज थी और बहुत सुंदर, जो आज भी है बहुत जगह। मथुरा गंधार में हमें म्यूजियम में मिलती है। तो ये मथुरा गंधार जो है कुषाण पीरियड के सेंटर थे। तो इस समय बुद्धिस्ट चला। अब जो है एक के बाद एक शासन चेंज होते हैं, हमें पता है। तो वो उसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा टाइमलाइन में बता रखा है। लेकिन अपन फिर आते हैं कि गुप्त पीरियड का शासन आ गया, चंद्रगुप्त का जो शासन आया, गुप्त पीरियड उनने किया। तो चंद्रगुप्त जो थे पूरे सनातन धर्मी थे, मतलब बिल्कुल हिंदुइज्म का। तो इसीलिए फिर हम आते हैं कि जब गुप्त पीरियड था, तो गुप्त पीरियड में मंदिरों का निर्माण हुआ,
गुप्त पीरियड में हम बोलेंगे कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, मतलब हिंदू धर्म की शिव हैं, विष्णु हैं, इनकी मूर्तियां हमें गुप्त पीरियड से पाई जाती है। हम अगर शिव विष्णु की बात करेंगे तो आप अगर कहोगे तो मौर्य पीरियड में आपको नहीं मिलेगी उनकी मूर्तियां। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उस समय के फॉलोअर्स नहीं थे वो, ऐसा। तो ये चीज हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब पेंटिंग पर्सपेक्टिव, इसी की कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स क्या हुई, तो अब देखिए, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग थे, जब हम मौर्य पीरियड बोले, गुप्त पीरियड तक भी आए, तो बुद्धिस्ट तो चल ही रहा था ना, क्योंकि अगर भले वो सनातन धर्मी थे पर वो अपोज नहीं करते थे बुद्धिस्ट को, इसलिए हम कहेंगे कि गुप्त पीरियड में भी बुद्धिज्म की मूर्तियां बनी। वो साथ में, जैसे आज है तो रिलीजन सब एक्सेप्टेड है ना, वैसे उस समय भी हो गए थे। तो पेंटिंग्स सबसे बड़ा सेंटर जो आप लोग बीएफए के लिए हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय नवोदय, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अजंता। अजंता हम सब जानते हैं। ये अजंता का टाइम पीरियड क्या है कि ये टाइम पीरियड हम कहेंगे कि सातवाहन पीरियड, जो कि मौर्य के बाद का पीरियड कहलाता है, वहां से लेके ये चालुक्य पीरियड तक अजंता की पेंटिंग्स का काम हुआ है, मतलब डेवलपमेंट का भी और पेंटिंग्स का भी। तो अजंता जो एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक्चुअली गुफा को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अगर देखा हो या फोटोज वगैरह देखें, तो आर्किटेक्चर प्लस वहां पे स्कल्पचर भी मिले हैं, प्लस वहां पे पेंटिंग भी मिली है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर सबका क्या है? बुद्धिज्म है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी आज भी वहां की आप पेंटिंग देखो, अजंता वर्ल्ड में अजंता के म्यूरल्स अपने एक्सप्रेशंस के लिए फेमस है। तो ये वाली चीज अगर आप देखोगे आज भी तो बहुत जीवित है। और एक एक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एक गुफाओं में क्या चित्रण हुआ है, कैसा चित्रण हुआ है, ये मतलब हमको तो जैसे क्या है कि मुंह जुबानी याद है कि ये वाली पेंटिंग इस गुफा में। तो ये कोई भी आर्ट स्टूडेंट हो, अगर आपको एग्जाम निकालनी है तो आपको ये एक बहुत जरूरी याद करना पड़ेगा। फिर अजंता की कंटेम्प्रेरी, कोई लोग कंटेम्प्रेरी मानते हैं, कोई बात का बोलते हैं, बाघ की गुफाएं, मध्य प्रदेश की है वो। तो बाघ की गुफाएं, और अजंता से पहले जोगीमारा की गुफाएं, मौर्य पीरियड के समय, कोई बात पहले का भी मानता है, तो उस समय भी पेंटिंग्स हुई जो कॉमन लाइफ की, हम बोलेंगे कॉमन लाइफ की पेंटिंग्स हुई। बाघ में भी बुद्ध की पेंटिंग्स हुई हैं। तो ये वाली चीजें क्या है, पेंटिंग्स की दृष्टि में हमें उस समय का लाइफस्टाइल बताती थी, और इसलिए ये आज भी काफी इंपॉर्टेंट है और इनकी पेंटिंग्स हमको पढ़नी रहती है। ठीक है, तो अब ये तो राजा ये जो है इनका पीरियड्स चले, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा पेंटिंग्स को स्टॉप पॉज हो गया था, पेंटिंग्स जो है थोड़ा सा पॉज हो गया था गुप्त पीरियड के बाद, ठीक है। मतलब अजंता के बाद यूं पॉज हो गया था कि मंदिर निर्माण, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत फैल चुका था और लोगों को ये था कि बड़े बड़े मंदिर बनाने, तो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे एलोरा की गुफाओं देखो तो अपने को मिलता है, महादेव का टेम्पल मिलता है यहाँ पे। ये वाली चीजें जो है वो सारे शिल्प मंडल इसी समय बने हैं, है ना। उसको मैं डिटेल नहीं लूंगी क्योंकि वो सिर्फ नेट के अभ्यर्थियों के लिए यूज में आता है, और वो लूंगी तो सबको बहुत बोरिंग लग जाएगा, ठीक है। तो वो अपन आगे मंदिरों का जो निर्माण हुआ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े बड़े जो आज भी विशाल मंदिर हैं अलग अलग पीरियड में, हम पल्लव महाबलीपुरम का मंदिर देखते हैं, सब तरफ मंदिर देखते हैं, तो ये वाली चीजें जो है ये सब इस टाइम पीरियड पे हुई। इस समय थोड़ा सा पेंटिंग था पॉज, पेंटिंग पॉज हो गया था, कम हो गया था, बहुत कम। लेकिन फिर हम आ जाते हैं पेंटिंग पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब जैसे गुप्त एम्पायर के बाद जो पाल मतलब जैसे क्या हुआ था, जब गुप्त खत्म हो गया था ना, हार गए थे सब लोग, ये लोग जब एकदम, तो सब बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई थी, अनस्टेबिलिटी आ गई थी। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था हमारा राजा कौन है, ऐसा इतनी अनस्टेबिलिटी आ गई थी जब गुप्त एम्पायर एंड हुआ था, क्योंकि गुप्त एम्पायर का रीजन बहुत बड़ा था, वो ऑल ओवर इंडिया उसने अपना इतना पावर कर लिया था। तो जब ये एंड हो गया था तब बहुत अनस्टेबिलिटी थी, तो जो पाल राजा बोलते हैं शुरू हुए थे, तो नॉर्मली आम लोगों ने अपना एक राजा बना दिया था, है ना, गोपाल नाम का था वो बंदा। तो इसलिए उसका जो इसलिए उसको कहते हैं पाल स्कूल, पाल स्कूल था। तो उसमें मिनिएचर्स चालू हुए, मिनिएचर्स पेंटिंग्स चालू हुई, पोथी चित्रण चालू हुआ, जिसका आप जो टॉपिक समझोगे वो बुद्धिस्ट भी था, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट जो पेंटिंग्स है। यहाँ तक भी हम सिर्फ धर्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कला चल रही थी, ठीक है, धर्म को बढ़ा रहे हैं। तो उसमें फिर आप पाल स्कूल हो गया, जैन स्कूल हो गया, गुजरात स्कूल हो गया, अपभ्रंश हो गया, ये सब क्या थे, ये सिर्फ पोथी चित्रण। जब हम, क्योंकि अब देखो वेदों के निर्माण हो गए, लिखना पढ़ना सब आ गया, तो अब अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए पोथी चित्रण किया, पोथी चित्रण किया। तो जो आप लिख रहे हो तो आपको चित्रण भी करना है, और इसलिए उसमें चित्रण होता था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हें जब चित्रण किया तो अब राजस्थानी राजा आ गए,
ठीक है। ये जो चित्रण के बाद ही हम जब राजस्थान राजा के समय किया तो उस समय मुगलों की भी एंट्री हो गई थी हमारे भारत में। और मुगलों की एंट्री हुई तो आपको पता ही है कि अकबर के समय तो अकबर ने ऐसा कह दिया था कि सबको अधीन कर लिया था उसने, अपने राजस्थान के सभी लोगों को अधीन कर लिया था। तो अब उनके पास और कोई काम ही नहीं था कि भाई सब करना, तो बस इशारों से चलना है। तो इसलिए एक तरह से बोलते हैं कि पेंटिंग्स उस समय अच्छी राजस्थान में भी हुई। राजस्थान के डिफरेंट स्कूल्स हैं, वो आपको पता ही है, ये सबको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। उस समय बेस्ट मिनिएचर्स हुए हमारे आर्ट में, मतलब हमारे इंडियन आर्ट जिस उससे जाना जाता है, बेस्ट मिनिएचर्स हुए राजस्थान के समय, मुगल के समय, मतलब मुगल की जो उनके पोर्ट्रेट पेंटिंग्स हुई, अलग अलग राजाओं के समय, सम्राट के समय जो भी आर्ट हुआ वो सब आपको उसमें देखना रहता है। और ये सब पेंटिंग के अंदर आता है और ये सब बेसिक है। मैंने अभी मौर्य वाली चीज बोली कि वो थोड़ा सा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मंदिर वाली बोली नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये चीजों का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। राजस्थान, मुगल और उसके बाद पहाड़ी, है ना, पहाड़ी। वो जब हम मुगल एंड हो गया था तो राजा जो मुगल के ही राजा से भाग भाग, मतलब शासन से भाग भाग के लोग पहाड़ की तरफ बस गए थे। और वहां के जो बोलेंगे हरियाली है और वहां के सुंदर दृश्य हैं, उसका पेंटिंग इनने जो किया था, मतलब उसका पेंटिंग किया था, लेकिन इन मिनिएचर स्टाइल। तो वो पेंटिंग जो है पहाड़ी पेंटिंग्स आती, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम आते हैं, राजा वाजा को सब हटा दो, अब हमारी जो 19वीं शताब्दी की है, जब ब्रिटिशर्स आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे, हमारी भारतीय कला बहुत बढ़िया थी, लोग मतलब बहुत अच्छे से चित्रांकन कर रहे थे, लेकिन उनको ये था कि उनको अपने स्टाइल में कार्य करवाना था। दूसरी चीज उनसे बर्दाश्त नहीं थी कि भारतीय कला, मतलब मैं ये बहुत इन जनरली बोल रही हूँ, कहीं लिखा नहीं है, बट उनके वो थी कि उनको ये था कि उनको दे हैव टू शो कि इंडियन कितने पुअर है, ये चीज उनको शो करनी थी अपने वहां पे। तो उनको ये नहीं था कि हम ये सब बताएं कि मिनिएचर्स यहाँ का कितना अच्छा है और ये सब। तो उनने अपनी तकनीक जो है उनपे थोपी थी, मतलब थोपी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि वहां के ब्रिटिश के आर्टिस्ट काम करते थे तो उनको देख के हमारे यहाँ के भी कलाकारों पर प्रभाव पड़ा, और जो वॉश का काम था ये सब उनका वहीं से आया था। और वही चीज थी कि वो लोग वॉश शैली में कार्य करने लगे, और इसी को हम कहते हैं पटना शैली, जो कि हम बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स के समय की पेंटिंग हुई, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अब ऑब्वियसली अब आजाद होना है हमको, तो ब्रिटिशर्स के समय ही कुछ थे अच्छे भी लोग थे उसमें। तो अच्छाई क्या हुई कि आर्ट स्कूल डेवलप होने लगे, स्कूल एजुकेशन उन्हें डेवलप की, तो वैसे उन्हें आर्ट स्कूल डेवलप किए। जैसे कि हम बोलेंगे कैलकाटा स्कूल है, मद्रास स्कूल है, जे स्कूल है, ये सब फर्स्ट स्कूल्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए, और इन्हीं स्कूल में मतलब हमारे आर्टिस्ट पढ़ पढ़ के बाहर निकले। और ये यही समय था, है ना, जो उस समय क्या था कि अब ब्रिटिश बहुत फोर्सफुली चीजें कर रहे थे कि भाई अब यही है कला, लेकिन हमारी पुरानी कला कहाँ गई, जो मिनिएचर स्टाइल थी, जो अजंता स्टाइल थी। तो उसी को बाहर उभारने के लिए पुनरुत्थान चलाया गया, जिसको रेनेसेंस कहते हैं। और वो हमारी ये है कि पुरानी आर्ट जो है हमारी, वो मॉडर्न, मतलब हमारी दुनिया के बीच में आई कि हमारी भारतीय कला की पहचान ये भी है, दैट इज मिनिएचर और अजंता। तो ये वाली चीजों को थोड़ा सा उस स्टाइल को सामने लाए, और उसके बाद जो है आपको पता ही है, पढ़ के और ऐसे करके जो आर्टिस्ट निकले वो हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हुए, मॉडर्न आर्टिस्ट हुए। और आज जो हम हैं, फिर आज बात है कि उस समय उनको सिर्फ गेरू और नेचुरल एलिमेंट्स यही मिलते थे और उससे बनाते, लेकिन आज बहुत कुछ मिल रहा है ना, इंस्टॉलेशंस बन रहा है, वीडियो इंस्टॉलेशंस बन रहा है, और जो माध्यम कोलाज बन रहा है। तो ये वाली चीजें क्या है, जो हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं वो लोग अब आज इन चीजों में कार्य कर रहे हैं। तो बस ये टाइमलाइन अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोई भी एग्जाम हो उसमें हमको दिक्कत नहीं आएगी। जी। अच्छा, और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है या लाइव में आना है तो वो आ सकता है, फिर हम लाइव एंड कर देंगे। हाँ और सर, थोड़ा जो 11 वेस्टर्न, बज रही। हाँ, वेस्टर्न कल्चर का है वो फिर बाद में कभी कर लेंगे। दूसरा, हाँ बिल्कुल, अगर वेस्टर्न का आपको, भी क्या है कि हाँ, सेम टाइमलाइन चलती है, और उसको तो मैंने और पहले बता रखा है। इंडिया का मैंने यूं बता दिया क्योंकि वीडियोस बहुत कम है इंडियन आर्ट के, और ये सबको शिकायत है, तो ये इसके थ्रू अच्छा है, सब तक ये बात पहुंच जाएगी। वेस्टर्न का तो अपन बहुत कुछ है, और कोई भी हाँ, दिक्कत हो तो आप मुझे जब भी है मैसेज कर सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक तो वेस्टर्न का अगर कभी करना होगा तो हम दोबारा पॉडकास्ट कर लेंगे, उसमें बिल्कुल, आपका वेस्टर्न का कवर कर देंगे हम, हाँ कोई वो कर क्वेश्चन वगैरह देंगे। होगा उससे रिलेटेड। तो दूसरी इंडियन बात का के, यूं कर लिया कि बेसिक हाँ, एग्जाम्स में हाँ, इंडियन वही, सब में आ जाता है, हम्म, इसलिए सही बात। हम्म, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को लाइव वगैरह आना है, कुछ क्वेश्चन वगैरह किसी को पूछ रहे हैं अभी, तो जल्दी से पूछ लो, क्योंकि फिर लाइव एंड कर दूंगा मैं।
और दूसरा ये जो पॉडकास्ट जो भी हुआ है आर्ट से रिलेटेड, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा। सो उसके बाद आप जी यूट्यूब पे सर। देख सकते हो इसको। और अगर विन्नी जी आपको ये पॉडकास्ट अगर डाउनलोड करके डालना हो तो आप भी डाल सकते हो इसको अपने चैनल पे। और ओके ओके सर। हाँ, है ना, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा कि ये अगर आपको थोड़ी में थोड़ा और थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, डीप में जाना है, और जो जो हमने बात करी, क्योंकि बेसिकली ब्रीफ में बात करी थी जो भी कैसे कैसे करना है, आपको डीप में जाना है, आप विन्नी जी के चैनल पे जा सकते हो। चैनल का नाम बता दीजिए आप एक बार। हाँ, विजुअल आर्ट्स विद विनी हम्म। ये चैनल है, और इसमें आपको हम्म। जो भी है उसका डिटेल्ड है। जैसे कि हम लोग सब टॉपिक बात करते हम्म। हैं तो डिटेल टॉपिक अलग हो जाता है। ये बहुत ब्रीफ में अभी मैंने बहुत छोटे में बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा चले गया, क्योंकि अब क्या हम्म। करें, है ही वो इतना बड़ा, अपने आप में वास्ट बहुत है। तो आप उसमें आपको मिल जाएगा, विजुअल आर्ट्स विद विनी चैनल है, और उसी चैनल पे जो भी जितनी वीडियोस हैं आप कमेंट कर सकते हम्म। हैं। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल भी है विजुअल आर्ट्स विद विनी करके ही, और उसमें हम्म। आप जो भी डाउट्स हैं जैसे तो डायरेक्ट ग्रुप पे हम्म। शेयर कर सकते हैं, तो और भी लोग हैं जो आपको आंसर हम्म। करेंगे, जरूरी नहीं है कि मैं ही करूंगी। तो वो हम्म। अच्छा लगता है, एक ग्रुप तो स्टडी वही, जैसे डेवलप हो अगर जाता आपको नेट की तैयारी करनी है, अगर आपको जीएफ की जीआरएफ की तैयारी करनी है, आपको बीएफए से, या सिर्फ आपको बेसिकली थ्योरी पढ़नी है, आपको मतलब इंटरेस्ट के लिए है। जी जाननी है जी। चीजें जो कि हाँ जरूरी है, जी। तो आप विनी जी के चैनल पे जा सकते हो। चैनल का नाम भी मैंने वहां बिल्कुल पे लिख दिया, बिल्कुल। अगर स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है आपको पेम्पलेट पे दिख जाएगा, नाम लिखा हुआ है। लिंक्स वगैरह होंगे वो, हाँ, जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो यूट्यूब पे बेसिकली लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। सो आराम कहीं से भी मेरे भी लिंक्स की, मेरे हाँ, अकाउंट में भी मिल हाँ जाएगा वही, लिंक वगैरह सब आपको। हाँ। और नाम डालना है तो नाम आप सीधे डालोगे, सबसे ऊपर आपको चैनल मिल जाएगा कहीं पे भी, हाँ, मतलब कोई नाम दिक्कत नहीं दिख होगी। जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, टाइटल में देख सकते हो, सब जगह आपको नाम, चैनल, सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, आर्ट इंसेन। वहाँ पे स्टिल लाइफ वगैरह, कॉम्पोजिशन कैसे बनानी है, फिगर ड्राइंग कैसे करनी है, सो प्रैक्टिकल का वहाँ सारा मिल जाएगा। और थ्योरी के लिए आप विनीत जी के चैनल पे जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक सो है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? कल सभी के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। जी सर। कंटेम्प्रेरी के बारे में बता दिया ना आपने? कंटेम्प्ररी यही मतलब जो अभी जो चल हम्म। रहा है, जो समकालीन, मतलब जी जी, किसी वही। समय के हम्म। कंटेम्प्ररी, ऐसा। तो हम्म। उस समय जो आफ्टर, मतलब हम बोलेंगे ये जो सब आर्ट पीरियड, ब्रिटिश पटना स्टाइल के जो आज जो मॉडर्न के बाद जो चीज हुई वो कंटेम्प्ररी हुई। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में हम्म। अगर हो तो आप पर्सनल हम्म। पूछ लीजिएगा, थोड़ा और अच्छे से बता देंगे। हम्म। पर अभी बस हम्म। थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, तो सोच रहे थे कि अभी एंड हाँ। कर लेते हैं। हम्म। तो अभी ठीक है, अभी इस लाइव को थोड़ा हम एंड कर लेते हैं, ठीक है। जो भी लिंक्स वगैरह जो मिलने होंगे वो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। हाँ हाँ, सो डीप में भी आप जा ऑल सकते टाइम। हो। हाँ, ठीक है। ओके। तो एंड करते हैं विनी। बाय। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। वेलकम। बाय। ओके सर, बाय। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। और इस सेशन में हमने बीएफए, नेट, जीआरएफ, ये सारी बातें करी थी। सो ठीक है, ये सारी बातें करी थी। अब ये जो वीडियो है आपको, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और आईजीटीपी भी आपको जो है मिल जाएगी। आप आईजीटीपी भी इसको इजीली देख सकते हो। सो बाय फिर। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट, शब्बा खैर। बाय। एक मिनट, इसको एंड कहाँ से करते हैं? ओके, अपूर्वा नाम ले लिया आपका। थैंक यू वैष्णवी।